एपिसोड 41 रुद्राक्ष जोर ख्वाहिश इक्वल्स रूहिश का रोमांस। रुद्राक्ष का ख्वाहिश की अधूरी स्टोरी कंप्लीट करना। रौद्र मेंशन। रुद्राक्ष अपने स्टडी रूम में था और अपने गहरी नज़रों से ख्वाहिश के रिपोर्ट्स देख रहा था। उसके सामने अर्थ और कबीर बैठे हुए थे। कबीर चीढ़कर बोला, अरे ये तू क्या देख रहा है? क्या तुझे ख्वाहिश की रिपोर्ट्स में अपना आने वाला बेबी दिख रहा है? रुद्राक्ष फाइल बंद करता है। वह सब फाइल के ऊपर के पेज में एक लड़की और एक छोटे से बच्चे का फोटो था जो कि माँ बेटे के जैसे दिखाया गया था। रुद्राक्ष उस फोटो में उस छोटे से क्यूट लिटिल बेबी को देखता है और बिना किसी भाव के उस फाइल को सामने कॉफी टेबल पर रख देता है। अर्थ बोला, कंग्रेचुलेशंस भाई, तुझे और ख्वाहिश को साथ में ऑलमोस्ट 2 महीने होने आए हैं और तुम्हारा बेबी 1.5 महीने का हो चुका है। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के उसे देखता है पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वह कुछ सोचकर बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट के डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ सेटल हो गई? अर्थ मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हो चुका है, बस अब तुम दोनों को साइन करनी है। तो जब बोल तब मैं पेपर्स मंगा लेता हूँ। अभी ले आऊँ? नहीं अभी नहीं। उसके कॉलेज में कोई राइटिंग कंपटीशन होने वाला है जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया है, जिसके चलते वह इस वक्त काफ़ी बिजी है और वैसे भी उसके मूड स्विंग के चलते वह काफ़ी इरिटेटिंग और अनाइंग हो चुकी है। अगर मैंने उसे बीच में जाकर यह कहा कि मुझे इन पेपर्स पर साइन कर दो और उसे पता चला कि यह शादी के पेपर है तो वह मुझे उसी दिन मारकर विधवा हो जाएगी। उसकी बात सुनकर अर्थ और कबीर दोनों को हंसी आ जाती है। कबीर हंसते हुए बोला, हाँ ये बात बिल्कुल सच है और तेरी बच्ची तो ये काम कर भी सकती है। उसे तो वैसे भी अब तुझसे कोई डर नहीं लगता। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष बस अपना सर नामे हिला देता है। अर्थ सीरियस आवाज में बोला, यार कल आरुषि की एंगेजमेंट है, क्या करना है? रुद्राक्ष अपने फोन में देखते हुए बोला, मैंने तुझे कहा था कि मैं तेरी शादी आरुषि से करवाऊंगा और जो भी होगा मेरी तरफ से वह शादी के दिन ही होगा। उससे पहले के फंक्शन में और एंगेजमेंट में क्या करना है ये तू देख लेना। अर्थ मुंह बनाते हुए उसे घूरने लगता है और कबीर अर्थ को देखकर हंसने लगता है। रुद्राक्ष उन दोनों को इग्नोर करके अपने कमरे में आ जाता है। रुद्राक्ष देखता है कि ख्वाहिश कुछ सोच रही थी और लिखती जा रही थी। वो कुछ देर उसे देखने के बाद उसके हाथ से पेन छीन लेता है, तब जाकर ख्वाहिश का ध्यान उसके ऊपर जाता है। रुद्राक्ष उसे देखकर बिना किसी भाव के बोला, पहले ऑरेंज जूस और यह सैंडविच खा लो, कब से यहाँ रखा हुआ है, उसके बाद लिख लेना। अरे आप क्यों इरिटेट कर रहे हो? ख्वाहिश चीढ़कर बोली। रुद्राक्ष उसके हाथ से पेन छीन लेता है तो ख्वाहिश रुद्राक्ष के हाथ से पेन छीन लेती है। रुद्राक्ष लेकर गहरी सांस देकर ख्वाहिश के बाजू में बैठ जाता है और ख्वाहिश लिखने लगी थी। वह प्लेट से सैंडविच उठाकर ख्वाहिश के मुंह में जबरदस्ती डाल देता है, जिससे ख्वाहिश को एक बाइट लेनी ही पड़ी थी। ख्वाहिश चबा ही रही थी कि रुद्राक्ष ने वापस से उसे दूसरी बाइट दे दी। ख्वाहिश वह दोनों बाइट्स चबा रही थी। उसका चेहरा एकदम से फूल गया था, पूरी तरह से सैंडविच से भर चुका था और वह दोनों तरफ से चबा रही थी। वह बहुत क्यूट लग रही थी। उसे देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। रुद्राक्ष ऐसे ही ख्वाहिश को पूरा सैंडविच खिला देता है और फिर जूस भी पिला देता है। ख्वाहिश किसी अलासाई घोड़े की तरह उसके कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, अब हमें बहुत नींद आ रही है, आपने हमें खाना क्यों खिलाया? खाना खाने के बाद हमें बहुत नींद आती है। रुद्राक्ष उसके गाल को सहला कर बोला, तो सो जाओ, कौन मना कर रहा है तुम्हें? ख्वाहिश अपनी नींद भरी आंखों से रुद्राक्ष को उस बुक की तरह इशारा करके बोली, हम सो जाएंगे तो यह नॉवेल कौन कंप्लीट करेगा? रुद्राक्ष उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके चेहरे को अपने सीने पर रखकर धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगता है। वह ख्वाहिश के माथे पर किस करके बोला, तुमने अपने शो के लिए कोई स्क्रिप्ट रेडी करी या नहीं? मैंने तुमसे पहले कहा था ना। ख्वाहिश उसके शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली, वो तो हमने पहले ही कर ली है। रुद्राक्ष उसे घूरकर बोला, तो फिर पहले बताना चाहिए था ना, मैं उस डायरेक्टर को स्क्रिप्ट दे देता पहले ही। ख्वाहिश वापस से उसके सीने में अपना मुंह घुसाकर बोली, वो हम भूल गए थे। रुद्राक्ष उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके मुलायम और लाल होठों को देखता है। वह बिना देर लगाए ख्वाहिश के होठों को अपने होठों में भरकर उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। वक्त के साथ साथ उसकी किस और मदहोश होते जा रहे थे। वह थोड़ी देर बाद ख्वाहिश से दूर होता है और ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखता है तो पाता है कि ख्वाहिश सो चुकी थी। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है।
वो कुछ देर उसे घूरने के बाद ख्वाहिश को अपने गोद में उठाकर अच्छे से बेड पर लेट देता है और उसके माथे पर किस करके उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। वो हमेशा ही ऐसी ऑफ रखता था क्योंकि ख्वाहिश को आग सूट नहीं कर रही थी, उसे ज़्यादा ठंड से एलर्जी हो जा रही थी जिस वजह से वो खुद गर्मी बर्दाश्त कर लेता था पर ऐसी ऑन नहीं करता था। ख्वाहिश हमेशा खिड़कियाँ खुली रखकर सोना पसंद करती थी और रुद्राक्ष हमेशा खिड़कियाँ बंद करके, पर ख्वाहिश की वजह से रुद्राक्ष रात को कभी खिड़कियां बंद नहीं करता था। रुद्राक्ष ख्वाहिश के सामने अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा उसे देख रहा था। वह कुछ देर उसे देखने के बाद बाहर की तरफ जाने लगता है, तभी उसकी नज़र उस बुक पर जाती है जिसमें ख्वाहिश अपनी नॉवेल लिख रही थी। वो उस बुक को लेकर बैठ जाता है और पढ़ने लगता है। ख्वाहिश ने लगभग पूरी स्टोरी कंप्लीट कर चुकी थी, बस एंडिंग ही करनी बाकी थी। रुद्राक्ष कुछ देर सोचने के बाद उस बुक में कुछ लिखने लगता है। करीब पौने घंटे की लिखावट के बाद रुद्राक्ष का काम कंप्लीट होता है। वो ख्वाहिश की तरफ देखता है जो आराम से सो रही थी। वो उस बुक को वैसे ही रख देता है जैसे ख्वाहिश ने रखी थी, अस्त व्यस्त, और वहां से निकल जाता है। मल्होत्रा मैंशन। आरुषि अपने रूम में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे जैसे कि हर दुल्हन के चेहरे पर होते हैं। वो कोई नॉवेल पढ़ रही थी, तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जो देखने में काफी सुंदर थी। वो पीछे से जाकर आरुषि की आंखों पर हाथ रख देती है। आरुषि को जैसे पता था कि यह कौन है, वो उसे लड़की के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, काफी जल्दी नहीं आ गई नीति तुम? यह नीति है। नीति और आरुषि ये लोग बचपन के दोस्त हैं। नीति आरुषि के पास बैठकर अपने कान पकड़कर बोले, आई एम सॉरी बाबा, जल्दी ही आना चाह रही थी पर तुझे पता है ना दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती जिस वजह से मैं ज़्यादातर उनके साथ वक्त बिताती हूँ, इसलिए कहीं निकल नहीं पाती। उसकी बात पर आरुषि कुछ नहीं कहती। नीति आरुषि के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, आरुषि मुझे पता है कि तू इस शादी से खुश नहीं है, तो मना क्यों नहीं कर देती तेरे पापा को कि तुझे ये शादी नहीं करनी है। आरुषि अपनी नम आंखों से बोली, मना करने से कोई फायदा नहीं है, मना करूंगी तो पापा रीजन मांगेंगे और रीजन तुझे पता है कि क्या है। नीति उसकी आंखों में देखकर बोली, अर्थ रॉय, यही है ना तेरा रीजन? आरुषि बोली, हाँ यही है रीजन अर्थ। मैं चाहे उसे कितनी भी भूलने की कोशिश कर लूँ पर मुझसे नहीं होगा। उस दिन उसने नशे में जो किया वह पापा ने भी देखा था, जिस वजह से अब पापा कभी नहीं मानेंगे, अर्थ को मेरे लिए कभी नहीं अपनाएंगे। नीति उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर बोली, मैं समझती हूँ आरुषि कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए पॉजिटिव है, प्रोटेक्टिव है, पर इतना ओवर प्रोटेक्टिव होना भी जरूरी नहीं है। सबको पता है कि अर्थ तुमसे प्यार करता है। उस दिन नशे में लड़ाई झगड़े की वजह से गलती से उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। उसने वह चीज़ अपनी लाइफ में पहली बार की थी, वह भी बस, और वो भी उस ऋतिक की वजह से। उसे गुस्सा आ गया था जो बार बार तुमसे चिपक रहा था, उसने ऋतिक को मारा। अर्थ ने वह बात ठीक थी पर उसे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और तुम्हें भी तो पता है ना कि अर्थ पहले थोड़ा गुस्से वाला था, अब वो पहले से बहुत शांत हो चुका है, अब वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसने भी तो कहा है ना। आरुषि अपने आंसू पोंछकर बोली, मुझे पता है, मैं मानती हूँ, पर डैड कभी नहीं मानेंगे, वो कभी नहीं मानेगी कि अर्थ ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करेगा। नीति एक गहरी सांस लेकर उसका मूड ठीक करते हुए बोली, वैसे ये क्या है, कौन सी नोवेल पढ़ रही है तू? इसकी जो मेन हीरोइन है ना माया, वह बहुत जुनूनी और सन की किस्म की इंसान है। उसके पास्ट में कुछ गलत हुआ था उसके साथ जिस वजह से उसे पूरी मर्द जात से ही नफरत है। वह आए दिन अपने किसी भी मेल एम्प्लॉय को बेइज्जत करके जॉब से निकालती रहती है, पर वो दिखने में बेहद खूबसूरत है। उसके पीछे बहुत से लड़के दीवाने हैं, पर उसके गुस्से और सनक की वजह से कोई उसे अपने दिल की बात नहीं बता सकता। पर एक रात उसका ही एक बिजनेस पार्टनर ड्रग्स देकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, पर वो उस इंसान से बचकर वह दूसरी तरफ जाने लगती है। पर अपने शरीर की हिट की वजह से वह एक लड़के को अप्रोच करती है अपने साथ फिजिकल होने के लिए, और उस रात के बाद वह लड़का माया का जुनून उसकी सनक बन जाता है जिसे वह किसी भी हाल में पाना चाहती है। इस बीच वह काफ़ी सारे कांड भी करती है सिर्फ और सिर्फ अपने जुनून लव कपूर को पाने के लिए। तुम भी पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आरुषि एक मुस्कान के साथ बोली, ये नॉवेल बहुत अच्छी है, इसका नाम है माया, एक अनचाहा प्यार। नीति एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, वाओ, आरुषि की स्टोरी तो बहुत प्यारी है और माया तो डरावनी के साथ साथ बेहद इंटरेस्टिंग भी है, तो मुझे भी ये नॉवेल देना, मैं पढ़कर तुझे दे दूंगी। आरुषि जल्दी से उस नॉवेल को अपने पीछे छुपते हुए बोली,
नहीं नहीं, मैं तुझे दूसरी लाकर दूंगी, यह मेरी है, मैंने अभी आधी ही पड़ी है, इस समय अभी नहीं दूंगी पर दूसरी ला दूंगी। ओ के नीति उसे कुछ देर घूरने के बाद उसके पेट में गुदगुदी करने आते हैं, जिससे आरुषि जोर जोर से हंसते हुए बोली, हा हा हा, मत कर नीति मत कर, बहुत दर्द हो रहा है, मत कर, हा हा हा। रौद्र मेंशन रात का वक्त रुद्राक्ष अपने स्टडी रूम में बैठा था, तभी उसके पास श्री आ जाता है और वो उसे एक एनवेल्प देता है। रुद्राक्ष उसे ओपन करने के इशारा करता है तो श्री उस एनवेल्प को ओपन करके उसमें एक इनविटेशन कार्ड था। श्री उसे रुद्राक्ष की तरफ बढ़ा देता है। रुद्राक्ष उस इनविटेशन कार्ड को देखकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, आरुषि मल्होत्रा वैद जने चढ़ा, देखते हैं लास्ट में कौन किसका दूल्हा बनता है। उसकी बात सुनकर श्री के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। रुद्राक्ष वहां से उठकर अपने रूम में चला आता है और देखता है कि ख्वाहिश हैरानी से अपनी बुक के पन्ने पलट रही थी। रुद्राक्ष उसके हाथ में से बुक को लेकर कॉफी टेबल पर रख देता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ख्वाहिश उसे ठीक से पकड़कर बोली, आपको पता है हमारे साथ एक जादू हो गया, हमने जो नॉवेल अधूरी छोड़ी थी उसके एंड का हमें कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था, वह किसी ने पूरा कर दिया और वह भी बहुत अच्छे ट्विस्ट के साथ। अब नॉवेल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। रुद्राक्ष उसकी बातों का आज कोई जवाब नहीं देता और उसके होठों पर किस करने लगता है। वो उसके होठों को छोड़कर उसके कपड़े रिमूव करने लगता है और उसके गले पर, सीने पर, पेट पर, उसकी बॉडी के हर एक हिस्से पर अपनी निशानियां छोड़ने के बाद फिर से ख्वाहिश के होठों पर किस करने लगता है। कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े बेड के नीचे बिखरे पड़े हुए थे और उस रूम में ख्वाहिश के मौन करने की आवाज़ें आ रही थी। उस रूम का माहौल काफ़ी मदहोशी भरा हो चुका था। ख्वाहिश गहरी सांस ले रही थी और रुद्राक्ष उसके गले पर किस करते हुए आगे बढ़ रहा था। एपिसोड 42 यू आर टू हॉट स्वीट हार्ट, ख्वाहिश की जीत। अगली सुबह रुद्राक्ष की नींद खुल चुकी थी कब कि वो ख्वाहिश को देख रहा था जो उसके सीने पर अपना फेस रब कर रही थी। वो बिना किसी भाव के अपने मन में बोला, ये लड़की हमेशा ही ऐसा करती है, एक तो मुझे सेड्यूस करती है फिर भोली बनती है, स्टुपिड। वो ख्वाहिश के गाल पर जोर से काट लेता है जिससे ख्वाहिश की नींद खुल जाती है और वह रुद्राक्ष को घूरने लगती है। रुद्राक्ष उसके घूरने को इग्नोर करके बोला, उठो जल्दी, कोई ड्रामा नहीं चाहिए, समझी, कॉलेज जाना है और फिर ऑफिस भी आना है। ख्वाहिश उसे घूर कर बोली, एक तो आपने कल रात मुझे कितनी लेट सोने दिया और अब ये नाटक। तभी उसे अचानक से कुछ याद आता है और वो बोली, मेरी अधूरी कहानी आपने पूरी की है ना। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखकर उसके गाल को सहलाते हुए बोला, तुम जुड़ी हो मुझसे, इसलिए तुम्हारी अधूरी कहानी तो मुझसे ही पूरी होगी ना स्वीट हार्ट। ख्वाहिश को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आई थी, बोली, मतलब हमारी कहानी अपने ही पूरी की थी ना। रुद्राक्ष बस अपना सिर हमें दिला देता है और ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में चला जाता है। वो ख्वाहिश को शावर के नीचे खड़ा करके उसे ऊपर से नीचे तक इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, यू आर टू हॉट स्वीट हार्ट। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश को अपने पूरे बदन में एक सनसनी दौड़ गई थी। रुद्राक्ष किसी प्यासे की तरह उसके जूसी लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। कुछ देर बाद डाइनिंग एरिया, वह लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और नाश्ता कर रहे थे। ख्वाहिश को काफ़ी भूख लगी थी, वह जल्दी जल्दी में खाना खा रही थी। रुद्राक्ष को पता था कि वह ऐसे क्यों खा रही थी, पर कृष्णा ख्वाहिश को अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, क्या हुआ है एड्डी आपको, आप इतनी जल्दी में क्यों खाना खा रहे हैं, हम देख रहे हैं आजकल आप कुछ ज़्यादा ही खा रहे हैं, इतना तो आप घर पर कभी नहीं खाती थी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। ख्वाहिश रुद्राक्ष की तरफ देखती है तो रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, आराम से खाओ स्वीटहार्ट, खाना कहीं भाग नहीं रहा है। ख्वाहिश अपना खाना चबाकर बोली, वह छोटी, पता नहीं क्यों आजकल हमें कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है, बस और कुछ बात नहीं है। कृष्ण भी आगे कोई सवाल नहीं करती और रुद्राक्ष ख्वाहिश को देखते हुए अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। कुछ ही देर में वह लोग कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कृष्ण को दूसरी कार में श्री ड्रॉप करने गया था और ख्वाहिश को ड्रॉप करने के लिए रुद्राक्ष खुद गया था। ड्राइवर कार ड्राइव रहा था और ख्वाहिश और रुद्राक्ष पीछे की बैक सीट पर बैठे हुए थे। कार का पार्टीशन ऑन था। ख्वाहिश रुद्राक्ष की गोद में बैठी हुई थी और रुद्राक्ष अपना काम कर रहा था। ख्वाहिश उसके सीने पर अपना सर रखे कुछ सोच रही थी। ड्राइवर कॉलेज आते ही कार रोक देता है। ख्वाहिश जल्दी से रुद्राक्ष की गोद से उतरते हुए बोली, हमारा कॉलेज आ गया है, हेच चलते हैं, पर वह कार से बाहर निकाल पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष फुर्ती से उसे कार की खिड़की से लगा देता है और उसके चेहरे के बेहद करीब जाकर बोला,
कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है तुम्हें मुझसे दूर जाने की? रुद्राक्ष के इतने पास होने पर ख्वाहिश उसे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वह अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्राक्ष उसकी झुकी हुई नजरों को देखकर एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मैंने पहले ही कहा था स्वीटहार्ट, मुझसे प्यार मत करना। इतना कहकर वह ख्वाहिश के सॉफ्ट होठों पर धीरे धीरे किस करने लगता है। उसकी वह सॉफ्ट किस कुछ ही देर में एक पैशनेट किस में बदल जाती है। वह ड्राइवर कार से बाहर निकल चुका था। कुछ देर बाद रुद्राक्ष का उससे दूर होता है और उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, ख्याल रखना अपना और कोई भी कांड करने की जरूरत नहीं है वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात पर ख्वाहिश बस अपना सिर हिला देती है। रुद्राक्ष उसके माथे पर एक किस कर लेता है और ख्वाहिश बिना रुद्राक्ष को देख वहां से निकलकर चली जाती है। उसके दिल की धड़कन में बेहद तेज हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब भी रुद्राक्ष उसके करीब आता था तब ख्वाहिश को एक अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। उसे अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हो रहे थे। वो यही सोच रही थी पर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी जो शायद इस वक्त उसे भी नहीं पता था। शेखावत एम्पायर। रुद्राक्ष सीधा अपने केबिन में जाता है। वह देखता है कि वहां पर पहले से ही अर्थ अपना मुंह लटकाए बैठा हुआ था। रुद्राक्ष को पता था कि वह क्या कहने वाला है, इसलिए वह उसे इग्नोर करके अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में वहां पर श्री आ जाता है। रुद्राक्ष अर्थ को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था जिससे अर्थ को बहुत चिढ़ हो रही थी। वह अपना हाथ डेस्क पर मारते हुए बोला, क्या तुझे दिख नहीं रहा क्या मैं यहाँ पर कितना दुखी हूँ? तू साले आते ही अपने काम पर लग गया। रुद्राक्ष उसे बिना किसी भाव के देखकर बोला, क्या हुआ तुझे? क्या दिक्कत है जो ये देवदास बनकर मेरे ऑफिस में आ गिरा है? क्या तेरे पास कोई काम नहीं है? इतना वेला हो चुका है तू? अर्थ अपने नकली आंसू पोंछते हुए बोला, तुझे क्या पता कि अपनी गर्लफ्रेंड की शादी जब किसी और से हो रही हो तो कितनी तकलीफ होती है? रुद्राक्ष उसकी बातों को इग्नोर करके अपनी फाइल खोलते हुए बोला, हाँ तो मैं तेरी तरह डेस्परेट नहीं हूँ। मुझे जिस वक्त पर जो करना है मैं कर लेता हूँ। फालतू में तेरी तरह इमोशन वेस्ट नहीं करता। अर्थ उसे अजीब नज़रों से देखकर बोला, इमोशन वेस्ट नहीं करता? क्या तेरे पास इमोशन है जो तू वेस्ट करेगा? अर्थ की बात सुनकर ना जाने क्यों पर रुद्राक्ष के आंखों के सामने ख्वाहिश का हंसता हुआ चेहरा आ जाता है। वह अपना सर झटक कर अपना काम करने लगता है। अर्थ कुछ देर उससे बातें करने की कोशिश करता है पर रुद्राक्ष उससे कुछ बातें नहीं कर रहा था तो अर्थ चीरकर वहां से निकल जाता है। मल्होत्रा इंडस्ट्री। रंजीत जी के केबिन में रंजीत जी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और उनके सामने एक आदमी बैठा हुआ था। रंजीत जी बिना किसी भाव के उस आदमी को देख रहे थे। सामने बैठे मुकुंद जी बोले, कहिए मुझे यहाँ पर बुलाने की कोई खास वजह? रंजीत जी अपनी एरोगेंट आवाज में बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ख्वाहिश को ये बताओ कि ख्वाहिश मेरी बच्ची है ना कि तुम्हारी। उसका बाप मैं हूँ नहीं कि तुम। मुकुंद जी हैरानी से बोले, यह आप क्या कह रहे हैं? रंजीत जी बिना किसी भाव के बोले, सच, जो सच है मैं बस वही कह रहा हूँ और तुम्हें मेरा ये काम करना ही पड़ेगा। मुकुंद जी गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है हम ये कर देंगे अगर आप कह रहे हैं तो, पर यह बात ख्वाहिश बिटिया के लिए कोई छोटी सी बात नहीं होगी। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? रंजीत जी अपना सर हमें हिलाकर बोले, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो पर ख्वाहिश को सच बताना बहुत जरूरी है। वो इस वक्त एक ऐसे इंसान के साथ फंस चुकी है जिससे अगर उसे जल्दी से नहीं बचाया गया तो काफी दिक्कत है पैदा हो सकती है। मुकुंद जी बोले, आप जो कहे वो मैं करूँगा क्योंकि मैं ख्वाहिश बिटिया के भले के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रंजीत जी उन्हें कुछ बातें बताने लगते हैं जिसे मुकुंद जी शांति से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशंस नहीं थे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फिक्शनल राइटिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर ख्वाहिश ने जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ था उसका रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे उन सब ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। सभी क्लास में बैठे हुए थे और बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। ख्वाहिश और उसकी दोस्त सिया दोनों साथ में बैठे हुए थे। तभी कोई ख्वाहिश के कंधे पर 2 उंगलियों से टेप करता है। ख्वाहिश बिना पीछे देख बोली, आदर्श प्लीज अभी कोई मजाक नहीं, हम रिजल्ट को लेकर बहुत सीरियस है। हम जानना चाहते हैं कि हम जीते हैं या नहीं। अभी कोई फालतू जोक मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और हमने आपको कितनी बार कहा है कि हमसे बात ना करा कीजिए। ख्वाहिश का दोस्त आदर्श उसके कान के पास जाकर धीरे से बोल, यार तुम हमेशा ऐसे मेरी इंसल्ट क्यों करती रहती हो? मैं तो तुमसे बात करना चाह रहा था। मैं कह रहा हूँ कि देखना तुम ही जीतोगी कंपटीशन। ख्वाहिश उसकी तरफ देखकर बोली,
क्यों तुम नहीं जीतना चाहते? आदर्श अपने चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर अपना हाथ बेंच पर कोहनी के सहारे टिकाकर ख्वाहिश को प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस तुम्हें जीतता हुआ और खुश होता हुआ देखकर ही खुश हो जाऊंगा। ख्वाहिश उसे अपनी आंखें दिखाकर वापस से आगे की तरफ मुड़ जाती है। सिया धीरे से बोली, तुझे पता है ना, सारी लड़कियां, पूरा कॉलेज आदर्श के ऊपर मरता है और एक तू है जो उसे भाव भी नहीं देती। ऐसा क्यों? क्या तेरे पास आदर्श से भी हैंडसम और रिच लड़का है? सिया की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखों के सामने रुद्राक्ष आ जाता है। उसकी पर्सनैलिटी, उसका चार्म, उसके गुड लुक्स और उसकी रिचनेस। ख्वाहिश की धड़कन एक बार फिर से बढ़ चुकी थी। वो एक गहरी सांस लेकर अपने मन में बोली, जिस इंसान के साथ में रहती हूँ ना, उसको इस दुनिया का कोई भी लड़का टक्कर नहीं दे सकता। हाँ, वह है थोड़ा पागल, गुस्से वाला, सनकी, पर इतने भी बुरे नहीं है। ख्वाहिश रुद्राक्ष के बारे में सोचने लगी थी, तभी प्रिंसिपल सर उस विनर का नाम अनाउंस करती हैं जो कि ख्वाहिश थी। ख्वाहिश अभी भी रुद्राक्ष के ख्यालों में खोई हुई थी। सिया उसे साइड हग करते हुए बोली, अरे कहाँ खो गई मेरी माँ, देख तू जीत चुकी है, ये फर्स्ट प्राइज तुझे मिला है। ख्वाहिश अपने होश में आती है और खुशी से सामने की तरफ देखती है जहाँ पर नोटिस बोर्ड पर उसका नाम एज अ विनर लिखा गया था और उसे आगे की तरफ बुला रहे थे। ख्वाहिश अपनी बेंच से खड़ी होकर वहाँ जाती है। प्रिंसिपल सर और उसकी क्लास टीचर उसे कांग्रेचुलेट करते हैं और उसे एक अवार्ड देते हैं जिसमें एक हाथ में पेन पकड़ी हुई थी, ऐसा अवार्ड था, और साथ ही उसे 50,000 की रकम भी दी गई थी क्योंकि फर्स्ट प्राइज विनर को दिया जाने वाला था। ख्वाहिश बहुत खुश थी। वह जल्दी से जाकर यह बात रुद्राक्ष को बताना चाहती थी। उसकी सारी दोस्त उसके पास आ जाती है और बोली सी, चलो ख्वाहिश, अब तुम हमें पार्टी दोगी और हम जो चाहे वह तुम्हें हमें खिलाना होगा। ख्वाहिश एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, जरूर रीटा, हम तुम्हें जरूर खिलाएंगे, पर आज नहीं, आज हम जल्दी से जाना चाहते हैं, हम तुम्हें कल खिलाएंगे, तुम्हें जो खाना है। इतना कहकर वह अपना बैग उठाकर प्राइस लेकर वहां से निकल जाती है। वह बाहर आती है तो देखती है कि उसका कार ड्राइवर और दोनों गार्डन बाहर ही खड़े थे। ख्वाहिश जल्दी से कार में बैठ जाती है और वह कार शेखावत इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाती है। आदर्श भी उसके पीछे आया था पर तब तक ख्वाहिश निकल चुकी थी। आदर्श अपने बालों में हाथ घुमाकर बोला, शीट, आज भी तुमसे बात नहीं हो पाई। शेखावत इंडस्ट्रीज। रुद्राक्ष के केबिन का डोर खुलता है और एक छोटी सी प्यारी सी लड़की अंदर आ जाती है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह आसपास देखती है तो रुद्राक्ष वहां पर कहीं नहीं था। ये देखकर उसका मुंह लटक जाता है। वह रुद्राक्ष को कॉल करने के बारे में सोचती है पर वह रुद्राक्ष के नंबर को देखकर बोली, क्या करें, उन्हें कॉल करें या नहीं, पर वह कहीं इम्पोर्टेंट काम में होंगे तो। वह सीधी वहां से अपने केबिन में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। उसने सोचा कि जब रुद्राक्ष आएगा तब उसे यह गुड न्यूज़ देगी। थोड़ी देर बाद केबिन का डोर फिर से खुलता है। ख्वाहिश इस वक्त अपने काम में पूरी तरह से डूब चुकी थी। वह इंसान अपने गहरी नज़र पूरे केबिन में दौड़ाता है, तभी उसकी नज़र सामने बने हुए एक केबिन पर जाती है। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वह इंसान अपनी जेब में हाथ डाले बोला, ये तो रुद्राक्ष का केबिन है और रुद्राक्ष के केबिन में तो ऐसा कोई केबिन था ही नहीं, तो फिर यह कहाँ से आया? वह लंबा चौड़ा इंसान अपने लंबे कदमों के साथ उस केबिन के डोर को ओपन कर देता है और सामने बैठी ख्वाहिश को देखकर वह अपने सख्त आवाज में बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो और इस कैबिन में तुम्हें आने की परमिशन किसने दिया? ख्वाहिश जब इतनी कड़क आवाज सुनती है तो थोड़ी डर जाती है। वह अपने सामने खड़े इंसान को देखकर कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे उस इंसान का ऑरा बिल्कुल रुद्राक्ष के जैसा लग रहा था और ना ही ख्वाहिश को पता था कि यह इंसान कौन है। एपिसोड 43, किस मी स्वीट हार्ट, आई एम द हेल, रुद्राक्ष सिंह शेखावत। ख्वाहिश कुछ बोल नहीं रही थी। राकेश जी उसे अपनी कड़क आवाज में बोले, अब बोलोगी भी या मुंह में दही जम गया है? ख्वाहिश अपना सिर उठाकर अपनी मासूम सी आवाज में बोली, हम यहाँ पर जॉब करते हैं, हमें यहाँ रुद्राक्ष सर ने जॉब पर रखा हुआ है। राकेश जी अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर बोले, ओह रियली, रुद्राक्ष ने तुम्हें जॉब पर रखा और अपने ही केबिन में केबिन बना दिया? वाओ, वो सही कह रही है, मैंने ही उसे यहाँ पर जॉब पर रखा है और मेरी असिस्टेंट है। आपको ज़्यादा जासूसी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे डरा रहे हैं। रुद्राक्ष की कड़क आवाज वहां पर गूंज जाती है। ख्वाहिश रुद्राक्ष को देखकर जल्दी से उसके पीछे छुप जाती है। ख्वाहिश की इस हरकत पे राकेश जी आंखें छोटी हो जाती हैं। रुद्राक्ष अपनी जेब में हाथ डाले राकेश जी से बोला, अब आप यहाँ से जाने का कष्ट करेंगे? राकेश जी अपना सिर पूरी तरह से ना में हिलाकर बोले,
नहीं मैं नहीं जाऊंगा समझे। चलो बताओ ये लड़की कौन है। रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर बोला, डैड लीव। राकेश जी ख्वाहिश को देख रहे थे, तभी उन्हें याद आता है कि रुद्राक्ष के साथ एक लड़की रह रही थी। ये याद करते ही राकेश जी एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोले, अरे ये तो वही लड़की है ना जो तुम्हारे साथ रह रही थी। रुद्राक्ष उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। राकेश जी ख्वाहिश के पास जाकर उसके माथे को सहलाकर बोले, मुझसे डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो तुम्हारा ससुर हूँ, तुम मुझे अपना पापा भी कह सकती हो। चलो बोलो पापा बोलो। रुद्राक्ष अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, डैड शी कैन स्पीक। राकेश जी अपनी जीभ हल्के से निकाल बोले, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। कोई बात नहीं अंकल, होता है कभी कभी। अब सब आपके बेटे की तरह परफेक्ट नहीं हो सकता ना, ख्वाहिश अपनी प्यारी आवाज में बोली। राकेश जी उसके सिर को सहलाकर बोले, वाह बेटा, तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है। ख्वाहिश एक प्यारी सी मुस्कान के साथ थैंक यू कहती है। और वही रुद्राक्ष अपनी आंखें छोटी करके उन दोनों को घूर रहा था। उन दोनों ने तो रुद्राक्ष को इग्नोर ही कर दिया था। वो अपनी सख्त आवाज में बोला, मैं भी हूँ यहाँ, आप लोगों ने तो जैसे मुझे इग्नोर ही कर दिया है। ख्वाहिश और राकेश जी का ध्यान अब जाकर उसके ऊपर गया था। वो दोनों एक नज़र उसे देखकर वापस से इग्नोर कर देते हैं। रुद्राक्ष को ख्वाहिश को घूरकर अपने मन में बोला, डैड को जाने दो स्वीट हार्ट, फिर देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूँ मैं। राकेश जी अपनी जेब में कुछ ढूंढ रहे थे। रुद्राक्ष इरिटेशन भारी आवाज में बोला, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर। राकेश जी अपना वॉलेट निकालकर उसमें से अपना गोल्डन क्रेडिट कार्ड निकालकर ख्वाहिश को देते हुए बोले, कुछ नहीं, बस अपनी बहू को शगुन देने के लिए पैसे ढूंढ रहा था। रुद्राक्ष उनकी बात पर कुछ नहीं कहता। राकेश जी ख्वाहिश से, ये तुम्हारा शगुन है, ले लो। मेरा बेटा थोड़ा कंजूस है पैसे के मामले में, इस कार्ड की लिमिट 100 करोड़ तक है, तुम्हें जो लेना हो वो ले लेना। ख्वाहिश उन्हें मना करते हुए बोली, नहीं धन्यवाद। पर रुद्राक्ष बिल्कुल कंजूस नहीं है, इन्होंने पहले भी हमारे लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं और हम ये ले सकते। प्लीज राकेश की जिद करते हुए बोले, नहीं बेटा ये तो तुम्हें लेना ही होगा। वो तो मेरा बेटा लकी है जो उसे तुम जैसी लड़की मिली जो उसकी तारीफ कर रही है, वरना वो तारीफ के काबिल बिल्कुल नहीं है। राकेश जी की बात सुनकर ख्वाहिश को हंसी आ गई थी। वो हंसते हुए रुद्राक्ष को देखती है तो पाती है कि रुद्राक्ष पहले से ही उसे अपनी इंटेंस नजरों से घूर रहा था। रुद्राक्ष की नजरों को देखकर ख्वाहिश अपने गले में आया हुआ सलाइवा निगलती है और अपने नजरें झुकाकर खड़ी हो जाती है। राकेश जी और ख्वाहिश के बीच शगुन वाली बात काफी चलती है। रुद्राक्ष अपने घड़ी में कर उन दोनों को डांटते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, अगर आप दोनों को का ये शगुन वाला ड्रामा हो जाए तो मुझे बता देना, मुझे मिलने हैं एक क्लाइंट आने वाले हैं जापान से, उनका आने का वक्त हो गया है। अगर आप लोग परमिशन दे तो मैं उन्हें बुला लूं। राकेश जी और ख्वाहिश एक दूसरे को देखते हैं। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के राकेश जी के हाथ से कार्ड लेकर ख्वाहिश के हाथ में पकड़ा देता और राकेश जी से बोला, हो गया आपका, ले लिया शगुन, अब जाए अपने केबिन में, जो क्लाइंट आने वाले हैं उन्हें अटेंड करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राकेश जी ख्वाहिश के माथे पर हाथ रखकर रुद्राक्ष को धूरते हुए वहां से चले जाते हैं। ख्वाहिश अपना चेहरे पर एक मुस्कान सजाए अभी भी राकेश जी को देख रही थी। वह मासूमियत से बोली, कितने अच्छे हैं आपके पापा, आप पता नहीं किसके ऊपर गए हैं, आप ऐसे क्यों। वह बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष डोर लॉक करके ख्वाहिश को पूरी तरह से डोर से चिपका देता है और खुद उसके बेहद करीब आ जाता है। रुद्राक्ष अपना हाथ ख्वाहिश के टी शर्ट के अंदर डाल के धीरे धीरे उसके पेट और कमर को सहलाने लगता है। ख्वाहिश रुद्राक्ष के डी अंगूठे को अपने बेली बटन में फिल कर रही थी। वह एक गहरी सांस लेकर उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर बोली, यह मत करिए प्लीज। रुद्राक्ष एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्यों, अभी तो मुझे बहुत इग्नोर किया जा रहा था और अब जब मैं तुम्हें अपनी प्रेजेंस फिल करवा रहा हूँ तो मैडम की हालत खराब हो रही है। रुद्राक्ष ख्वाहिश के माथे को देखकर बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट, ऐसी ओन है फिर भी तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं। ख्वाहिश अपनी आंखें बंद कर लेती है और रुद्राक्ष के सीने पर हाथ रखकर बोली, हम आपको इग्नोर नहीं कर रहे थे, बस के पापा से बात कर रहे थे। रुद्राक्ष उसके बालों से खेलते हुए बोला, बात कर रही थी मुझे इग्नोर करके। तभी ख्वाहिश की एक आह निकल जाती है क्योंकि रुद्राक्ष ने अपना हाथ पीछे ले जाकर उसके बालों में मुट्ठी कसली थी। रुद्राक्ष उसे घूरते हुए अपनी लाल आंखों से बोला, चाहे कोई भी हो स्वीटहार्ट, मुझे कभी मत इग्नोर करना, वरना मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। ख्वाहिश की आंखें नम हो चुकी थी, वह रुद्राक्ष की आंखों में देख रही थी उसे। वह इस वक्त किसी पागल साइको की तरह लग रहा था। ख्वाहिश अपनी टूटती हुई आवाज में बोली,
आप ऐसा बर्ताव मत किया कीजिए, ना हमें अच्छा नहीं लगता, हमें आपसे बहुत डर लगता है। रुद्राक्ष अपना सिर उसके गले में घुसाकर उसके गले को सूंघने लगता है और एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, डरो स्वीटहार्ट, डरो मुझसे, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। कुछ पल तुमसे प्यार से बात क्या कर ली, इसका मतलब यह मत समझना कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, नहीं, कभी नहीं। आई एम द हेल रुद्राक्ष सिंह शेखावत में कभी किसी के लिए नहीं बदलता। रुद्राक्ष की बातें सुनकर ख्वाहिश को अपने पूरे शरीर में कंपन महसूस हो रही थी। वह अपनी आंसू से भरी आंखों से रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्ष उसके आंसू से भरी आंखों को देखकर बोला, इन आंसुओं को बहने दो स्वीटहार्ट, मुझे तुम्हारी इन भूरी आंखों में अपनी इमेज नहीं दिख रही है। जब तक मैं तुम्हारी इन आंखों में खुद को नहीं देख लेता मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश की आंखों में से आंसू बह जाते हैं। रुद्राक्ष उसके आंसुओं को पूछकर किसी साइको की तरह उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यह मेरी इमेज जो तुम्हारी आंखों में दिखती है, तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। मुझे ये रियलाइज होता है कि तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और मुझ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। वह ख्वाहिश के रसीले होठों को देखकर बोला, किस मी स्वीट है। ख्वाहिश अपनी आंखें फाड़े रुद्राक्ष को देखकर बोली, क्या हम तुम? रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखकर बोला, हम कैसे? हमारा मतलब है कि हमें नहीं आता, हमने कैसे? ख्वाहिश हकलाते हुए बोली। रुद्राक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, नो टैंट्रम्स स्वीटहार्ट, कम ऑन किस मी राइट नाउ। रुद्राक्ष की आवाज सुनकर ख्वाहिश कांप गई थी। वो जल्दी से अपनी एडिया ऊपर करके रुद्राक्ष के होठों को हल्का सा छू लेती है। रुद्राक्ष अपनी आंखें छोटी करके बोला, व्हाट इज द स्वीटहार्ट, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो? अगर कर रही हो तो मत करो, मैं पहले से ही गुस्से में हूँ। डू इट इज डू। ख्वाहिश अपने कांपते हाथों से रुद्राक्ष के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके होठों पर किस करने लगती है। उससे कुछ खास हो नहीं रहा था। रुद्राक्ष उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे पैशन के साथ किस करने लगता है। रात का वक्त मल्होत्रा मैंशन को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। वो बड़ा सा घर इस वक्त और भी खूबसूरत लग रहा था। सारे गेस्ट आ चुके थे। रंजीत जी कुछ चुनिंदा लोगों से ही बातें कर रहे हैं। एक औरत जिसने पूरी डायमंड जड़ी साड़ी पहनी हुई थी और एक स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ था, वो दिखने में काफी खूबसूरत थी और उसके चेहरे का घमंड उसकी साड़ी के डायमंड की चमक से भी ज्यादा था। वो अपनी घमंडी चाल के साथ चलते हुए सपना जी के पास जाकर बोली, भाभी, आई होप कि यहाँ पर कोई आपकी पिछली जिंदगी से जुड़ा हुआ इंसान ना आए जिससे मेरे भाई की या हमारे खानदान की इंसल्ट हो। रंजीत जी जब देखते हैं कि उनकी बहन सपना जी से कुछ बात कर रही है तो वो समझ जाते हैं कि वो जरूर उन्हें कुछ सुना रही होगी। वो उस आदमी से एक्सक्यूज मी कहकर सपना जी के पास चले जाते हैं और अपनी बहन को घूरते हुए बोले, कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है शीतल, अपनी जबान को लगाम देना और खबरदार अगर तुमने सपना से कुछ कहा तो। शीतल की आंखों में सपना जी के लिए जलन साफ दिख रही थी। एक तो सपना जी उससे ज्यादा खूबसूरत थी और दूसरा उसका भाई हेमशा सपना जी की ही साइड लेता था, ना कि उसकी। इसलिए शीतल को सपना जी पहले से नहीं पसंद थी। आरुषि का रूम। आरुषि रेडी हो चुकी थी। वो खुद को मिरर में देखती है। उसने एक येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था और उसके मैचिंग का मेकअप। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाजू में नीति खड़ी थी। उसने एक पर्पल कलर का लहंगा पहना हुआ था, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। नीति आरुषि के कंधे पर अपना चीन रखकर उसे मिरर में देखकर बोली, लग तो बहुत सुंदर लग रही है तू, पर तेरे चेहरे की मुस्कान का क्या करे। आरुषि अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाकर बोली, अब ठीक है। नीति अपनी सिर नामे हिलाती है पर कुछ कहती नहीं। नीति वहां से नीचे चली गई थी और आरुषि वहीं बैठी थी बिना किसी भाव के। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई है वहां पर। वो उस आवाज की दिशा में जाकर देखती है तो ये अर्थ था जो बालकनी में आ रहा था, वो भी पाइप चढ़कर। आरुषि उसे देखकर हैरानी से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? अर्थ उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, अरे यार पहले हाथ तो दो, ऐसे ही बातें करोगी? आरुषि जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर ऊपर खींच लेती है। अर्थ जानबूझकर उसके ही ऊपर गिर गया था। वह आरुषि के फेस को देखकर बोला, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। इतना कहकर वो उसे कस के गले लगा लेता है। आरुषि उसे खुद से दूर करके खड़ी हो जाती है और उसे घूरते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्थ अपने कान पकड़कर बोला,
मुझे माफ कर देना मेरी माँ, पर तुम्हारे बाप, मेरे पास कोई और ऑप्शन हो नहीं छोड़ा। आरुषि उसे जैसे ही कुछ कहने वाली थी, अर्थ उसे क्लोरोफॉर्म सूंघा देता है, जिससे कुछ ही पल में आरुषि बेहोश हो जाती है और सीधा जाकर अर्थ की गोद में गिरती है। अर्थ उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पे लेटा देता है और बोला, आजा मेरे बाप, मुझसे नहीं होगा। तभी उसी की तरह कबीर बालकनी में लटकते हुए बोला, मेरे भाई यहाँ आकर हाथ तो दो, वरना तेरी शादी के चक्कर में मेरा बैंड ना बज जाए। अभी तक तो मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। अर्थ जल्दी से उसे ऊपर खींचकर अंदर ले आता है और कबीर से बोला, आराम से, हाँ भाई, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। कबीर उसे घूर कर बोला, चुप कर गधे, मुझे मेरा काम करने दे। अर्थ डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। एपिसोड 44 माई स्टूपिड लिटिल स्वीट हार्ट, तुम कभी मेरे बच्चे को छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। रुद्राक्ष का एक सी। आरुषि और अनय स्टेज पर आमने सामने बैठे हुए थे। अनय ने एक येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ था जो कि डायमंड से जड़ा हुआ था। वो उसमें बहुत हैंडसम लग रहा था और उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन हमेशा की तरह ना के बराबर थे। वो बिना किसी भाव के अपना हाथ आगे कर देता है तो आरुषि उसके लेफ्ट हैंड की तीसरी उंगली अंगूठी पहना देती है। अब बारी आरुषि की थी, पर वह अपना हाथ आगे ही नहीं कर रही थी। रंजीत जी सपना जी की तरफ देखते हैं तो सपना जी आरुषि के पास जाकर बोली, आरुषि बेटा, अपना हाथ आगे करो। आरुषि उनके कहने पर अपना लेफ्ट हैंड धीरे से आगे कर देती है। उसकी उंगलियों में चोट आई हुई थी और पट्टी करी हुई थी। ये देखकर रंजीत जी की आंखें छोटी हो जाती है और सपना जी परेशानी से बोली, आरुषि बेटा, ये क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे आई? दर्द हो रहा है क्या? आरुषि अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ दर्द हो रहा है, पर थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो रहा है। पता नहीं ये चोट कैसे लग गई, शायद रेडी होते वक्त लग गई थी। अनय आरुषि के राइट हैंड को पकड़कर बोला, कोई बात नहीं, जरूरी है कि रिंग लेफ्ट हाथ में ही पहनी जाए। आरुषि को जैसे ही रिंग पहनाता है, पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगती है। आरुषि ने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाई हुई थी और वही अनय के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। फोटोशूट होता है, फिर उसके बाद सब लोग डिनर के लिए चले जाते हैं। रात का वक्त, आरुषि का रूम। फंक्शन खत्म हो चुका था। रात के 12 बजे बज रहे थे। आरुषि को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बेड पर लेटी लेटी आज के बारे में सोच रही थी। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। आरुषि फोन की तरफ देखती है तो यह अर्थ का कॉल था। ये देखकर आरुषि की आंखें गुस्से से भर जाती है कि कॉल रिसीव करती है। सामने से अर्थ के चहकती हुई आवाज आती है, तो क्या कर रही है मेरी वकील साहिबा? आरुषि उसके ऊपर बिफरते हुए बोली, तुम गधे कहीं के, क्या किया तुमने मेरे साथ? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कितना एम्बेरस फील हुआ था फंक्शन के बीच। अर्थ केयरलेस आवाज में बोला, तो क्या हुआ होता है, कभी कभी अच्छी बात है ना। तुमने उस अनय की रिंग अपने लेफ्ट हाथ में नहीं पहननी पड़ी। आरुषि गुस्से से चिल्लाकर बोली, लेफ्ट में हो या राइट हैंड में क्या फर्क पड़ता है? मेरी सगाई तो अनय से हो चुकी है और तुम ये बताओ कि तुमने क्या किया था। अर्थ हंसते हुए उसे सारी बातें बताने लगता है। फ्लैशबैक, कबीर और अर्थ दोनों ही आरुषि के पास खड़े थे। कबीर के हाथ में एक छोटा सा कुकिंग नाइफ था जो ऑपरेशन के वक्त काम आता है। कबीर अर्थ को घूर कर बोला, एक बार और सोच ले, क्योंकि जो फालतू रीजन तू दे रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करने की जरूरत है। अर्थ बोला, ये सच होता है कि हमारे लेफ्ट हैंड की जो थर्ड वाली उंगली है उसकी नस हमारे दिल तक जाती है। इस मतलब कि जिस इंसान के नाम की हम रिंग पहनेंगे वह हमारे दिल के साथ जुड़ जाएगा। कबीर चीढ़कर बोला, तुझे ये सारी बातें किसने बताई? तू तो एक लॉयर है ना। अर्थ उसके सिर पर टकली मारकर बोला, तुझे नहीं पता क्या? तूने DDLJ मूवी नहीं देखी? उसमें काजल बता रही थी। कबीर बोला, क्या वो उस मूवी में डॉक्टर थी? अर्थ अपना सिर ना में हिला देता है तो कबीर अपने बालों में हाथ घुमाकर बोला, तो फिर उसे ये बात कैसे पता? अर्थ उसे एक थप्पड़ लगाकर बोला, ये सब मुझे नहीं पता, तुझे जो करने के लिए बोला है वो कर, ज्यादा दिमाग मत चला। कभी उस छोटी सी नाइफ से आरुषि के हाथ की लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों पर हल्का हल्का सा कट लगा देता है। अर्थ में डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और बड़बड़ा रहा था कि धीरे से करना, शांति से करना। कबीर ने अपना काम कर लिया था। वह देखता है कि अर्थ अभी भी अपनी आंखें बंद करके आरुषि के पास बैठा है। उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आ जाता है।
वो उस नाइफ से अर्थ के हाथ पर जोर से कट लगा देता है जिससे अर्थ की एक चीख निकल जाती है और वो अपने हाथ को देखता है तो उस पर एक बड़ा कट लगा हुआ था और खून भी निकलने लगा था। अर्थ अपने खून को देखकर बोला, हे भगवान, ये क्या किया तूने कमीने, तूने मुझे काट दिया। कबीर उसकी बातों को इग्नोर करके आरुषि के हाथों पर पट्टी बांध देता है और अर्थ को लेकर वहां से निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड आरुषि का दिमाग जैसे गुस्से से फटने वाला था। वो अर्थ के ऊपर चिल्ला कर बोली, तुम अब मुझे मिल मत जाना कहीं वरना उसी नाइफ से मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। इतना कहकर वह बिना अर्थ के बाद सुन कॉल काट देती है। अर्थ अपने फोन को देखकर चिढ़कर बोला, कभी गर्दन काटने की बातें करती है और फिर फोन ही काट देती है गधी। अर्थ अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, कोई बात नहीं, तुम चाहे जितना भी गुस्सा कर लो, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। अगली सुबह ख्वाहिश आराम से सो रही थी क्योंकि आज उसे छुट्टी थी। उसे सैटरडे संडे कॉलेज को छुट्टी होती थी। वो आराम से सो रही थी। रुद्राक्ष वॉशरूम से निकलता है। उसने इस वक्त डार्क ब्लू कलर की पेंट और ऊपर वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था। उसका ब्लेजर सलीके से सोफे पर रखा हुआ था जो डार्क ब्लू कलर करता था। वो मिरर के सामने खड़ा हो जाता है पर उसका ध्यान अभी भी ख्वाहिश के ऊपर था जो आराम से सो रही थी। वो कुछ पल उसे देखने के बाद अपना सर झटक कर मिरर में देखता है और रेडी होने लगता है। वह रेडी होते हुए बोला, पता नहीं क्या है इस लड़की में, जो चाहे कुछ भी कर रही हो, हमेशा मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेती है। स्टूपिड। रुद्राक्ष पूरी तरह से रेडी होने के बाद ख्वाहिश के पास जाकर उसके गाल को सहलाकर उसे जागते हुए बोला, वेक अप स्वीटहार्ट, सी इट्स 10 o'clock। आज तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी है पर ऑफिस की नहीं और आज हमारी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, सो चलो जल्दी से उठो। ख्वाहिश उठ चुकी थी। वह अपनी अध खुली आंखों से रुद्राक्ष को देखती है। वो इस वक्त बहुत हैंडसम और पहले से भी ज्यादा फ्रेश लग रहा था। वह एक टक रुद्राक्ष के चेहरे को देखने लगती है। रुद्राक्ष ने अभी अपना ब्लेजर नहीं पहना था। उसकी वाइट शर्ट उसके मस्कुलर बॉडी से चिपक चुकी थी जिस वजह से वह और अट्रैक्टिव लग रहा था। रुद्राक्ष तिरछी मुस्कान के साथ ख्वाहिश के चेहरे के बेहद करीब जाकर बोला, अगर तुम चाहो तो हम कुछ और भी कर सकते हैं, सिर्फ देखने के अलावा। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश होश में आती है और जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। रुद्राक्ष एक मुस्कान के साथ बोला, माई स्टूपिड लिटिल स्वीटहार्ट। कुछ देर बाद रुद्राक्ष और कृष्णा पहले ही डाइनिंग टेबल पर आ गए थे और दोनों बातें कर रहे थे। मतलब कृष्णा बातें कर रही थी और रुद्राक्ष सुन रहा था और बस अपना सर हिलाकर उसे जवाब दे रहा था। कृष्ण चहकते हुए बोली, जीजू हम दिल्ली घूमना चाहते हैं, आप और दीदी चलेंगे ना आज हमारे साथ? वैसे भी हमें 2 दिन की छुट्टी है। रुद्राक्ष कुछ सोचकर बोला, नहीं आज तो मैं नहीं आ पाऊंगा और ना ही तुम्हारी दीदी, क्योंकि हमारी एक अपॉइंटमेंट है तो उसे ऑफिस जाना होगा। अगर तुम घूमना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मैं आदि से कह दूंगा वह तुम्हारे साथ चलेगा और कुछ गार्ड्स वह भी तुम्हारे साथ आएंगे। ओके। कृष्ण उसकी बात में ज्यादा कुछ नहीं कहती और अपना सर हमें हिला देती है। थोड़ी देर बाद वहां पर ख्वाहिश आ जाती है। रुद्राक्ष ख्वाहिश की तरफ देखता है और उसे देखने लगता है। ख्वाहिश को हमेशा ही रुद्राक्ष के इंटेंस नज़रों से डर लगता है पर रुद्राक्ष को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ख्वाहिश ने स्किनी जीन्स, अंदर क्रॉप टॉप और उसके ऊपर एक सिंपल ब्लेजर डाल रखा था जिसमें वह बहुत प्यारी लग रहे थे। ख्वाहिश ज्यादातर इंडियन ड्रेस ही पहनती थी पर ऑफिस के लिए वह वेस्टर्न प्रेफर करती थी। ख्वाहिश जाकर रुद्राक्ष के बाजू में बैठ जाती है। रुद्राक्ष उसे हेल्दी ब्रेकफास्ट सर्व करने लगता है और ख्वाहिश उस बॉइल्ड फूड को देखकर मुंह बनाकर खाने लगती है। करीब आधे घंटे बाद वह लोग वहां से निकल जाते हैं। मिसेज जायसवाल का केबिन ख्वाहिश के सारे टेस्ट हो चुके थे और रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी। मिसेज जायसवाल ख्वाहिश के रिपोर्ट्स को देख रहे थे। ख्वाहिश मैसेज जायसवाल को और रुद्राक्ष ख्वाहिश को देख रहा था। उसके दिमाग में कोई पुरानी यादें चल रही थी। फ्लैशबैक। एक छोटा सा बच्चा जो शायद 6 साल का ही होगा, वह अपनी माँ की साड़ी को पकड़कर रोते हुए बोला, नहीं मम्मा मत जाए प्लीज़, आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? आदि तो कितना छोटा है, वो नहीं रह पाएगा, मैं भी नहीं रह सकता आपके बिना, प्लीज़ हमें छोड़कर मत जाए, पापा कैसे रहेंगे? सपना जी झुक कर रुद्राक्ष के हाथ से अपनी साड़ी छुड़ाकर उसके माथे पर किस करके बोली, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, पर मैं यहाँ नहीं रुक सकती। उन्होंने इतना कहा ही था कि रंजीत जी आकर उनके हाथ को पकड़कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं और रुद्राक्ष अपने घुटनों के बल बैठकर वही रोने लगता है। राकेश जी जल्दी उसे संभालते के अपनी गोद में उठा लेते हैं। रुद्राक्ष उनके गले में अपने छोटे छोटे हाथ डालकर रोते हुए बोला,
पापा मॉम को रोक लीजिए ना प्लीज, हम उनके बिना कैसे रहेंगे, वह समझ क्यों नहीं रही है। फ्लैशबैक एंड मिसेस जायसवाल की बात सुनकर रुद्राक्ष होश में आता है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और चेहरा बेहद सर्द था। मिसेस जायसवाल एक मुस्कान के साथ बोली, फिक्र की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, मैम भी और आपका बच्चा भी दोनों ठीक है। आप बस जो दवाई दी वह टाइम से लेती रहनी है और अपनी डाइट पर खास करके ध्यान रखना है। जो डाइट चार्ट मैंने लिख कर दिया है आपको बस वही खाना है। और हाँ, आपको अब 4 महीने तक मंथली 2 इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे। उसके बाद डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, सो एवरीथिंग इज डन डॉक्टर। मिसेज जायसवाल जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला देती है तो रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर बाहर के तरफ जाने लगता है और ख्वाहिश के रिपोर्टर्स अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेता है। रुद्राक्ष बिना ख्वाहिश को देखे रूड वॉइस में बोला, तुम कभी मेरे बच्चे को छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। ख्वाहिश हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोले, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। रुद्राक्ष ज्यादा रूड होकर बोला, जितना पूछा है उतना जवाब दो, क्या तुम कभी मेरे बच्चे को छोड़कर जाओगी। ख्वाहिश पूरी तरह से अपना से नाम हिलाकर बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, ये बच्चा सिर्फ आपका नहीं हमारा भी है और हम कभी अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाएंगे। रुद्राक्ष आगे कुछ नहीं कहता और उसे अपने साथ ऑफिस लेकर चला जाता है। इस बीच उन दोनों में कुछ खास बातचीत नहीं हुई थी। रुद्राक्ष अपना काम कर रहा था और ख्वाहिश बाहर की तरफ देख रही थी। ऑफिस आते हैं वो दोनों पर्सनल लिफ्ट से अपने केबिन में चले जाते हैं। ऑफिस में हमेशा ही रुद्राक्ष और उसकी पर्सनल असिस्टेंट एक हॉट टॉपिक बना रहता था। रुद्राक्ष को भी यह बात पता थी पर वह कुछ क्लेरिफाई नहीं करना चाहता था और वह चाहता था कि सब लोग को जो लग रहा वह लगता रहे, क्योंकि ऐसे कोई ख्वाहिश को पाने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही कोई उसे परेशान करने की कोशिश करेगा। केबिन में आते ही रुद्राक्ष बिना कुछ कहे ख्वाहिश को डोर से लगाकर उसके होठों पर इम्पेशेंटली किस करने लगता है। ख्वाहिश को लगा नहीं था कि रुद्राक्ष ऐसा कुछ करेगा पर वह अब रुद्राक्ष के इस बिहेवियर से यूज्ड टू हो चुकी थी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष उससे दूर होकर बोला, मैं दूसरी साइट पर जा रहा हूँ, वहाँ पर बिल्डिंग का काम शुरू है, इसलिए मैं तुम्हें ले जाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम यही रहना, अपना काम करना और अगर घर जाना चाहो तो जा सकती हो। श्री को मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जाऊंगा। ओके। ख्वाहिश बस उसकी बात पर अपना सर हमें हिला देती है। रुद्राक्ष एक बार फिर उसके होठों पर एक लंबी किस कर लेता है और उसके माथे पर किस करके कुछ फाइल्स और अपना लैपटॉप ले लेता। ख्वाहिश रुद्राक्ष को ही देख रही थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश की तरफ एक आई विंक करके केबिन से बाहर चला जाता है। ख्वाहिश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह अपना सर ना में हिलाकर बोली, पागल है, बिल्कुल पता नहीं क्या करते रहते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी कितना केयरिंग बिहेव करते हैं, कभी कितने रूड हो जाते हैं, सच में इन्हें समझना बहुत मुश्किल है। वो रुद्राक्ष के बारे में सोचते हुए अपना काम करने लगती है। दिन ऐसे ही निकल जाता है। शाम के 5 बजे ख्वाहिश ऑफिस से निकलने वाली थी पर तभी उसके पास एक कॉल आता है और सामने वाले इंसान की बात सुनकर उसके हाथ से फ़ोन जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वह खुद को संभालकर जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और अपने आंसू पोंछकर बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उनका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। सामने से वह इंसान कुछ बोलता है। ख्वाहिश रोते हुए बोली, हम अभी आते हैं। एपिसोड 45 एंटाइटल। ख्वाहिश बिना किसी को बताए उस एड्रेस के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में उसकी टैक्सी उस जगह के सामने रुकती है। ख्वाहिश टैक्सी वाले को पैसे देकर सामने की तरफ देखती है तो यह एक बड़ा सा फार्म हाउस था। ख्वाहिश बिना कुछ सोचे सीधा अंदर चली जाती है। वो अंदर जाकर देखती है तो सामने लिविंग रूम में मुकुंद जी बैठे हुए थे। मुकुंद जी को वहां देखकर ख्वाहिश थोड़ी हैरान रह जाती है। वो मुकुंद जी से बोली, बाबा आप यहाँ? वो कहाँ है? उनका एक्सीडेंट हो गया है, हमें किसी ने कॉल करके बताया था। कहाँ है वो? क्या आप उन्हें यहाँ लेकर आए हैं? वो काफ़ी परेशान हो गई थी। मुकुंद जी ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर उसे शांत कराते हैं। कुछ नहीं हुआ है रुद्राक्ष को, वह एकदम ठीक है, उसे कभी कुछ नहीं होता। उसका काम है लोगों की तबीयत खराब करना, उनका एक्सीडेंट कराना, उन्हें जान से मार देना, पर उसे कभी कुछ नहीं होता। एक कड़क आवाज वहां पर गूंज जाती है। ख्वाहिश मुकुंद जी से दूर होकर पीछे की तरफ देखती है तो ये रंजीत जी थे। ख्वाहिश रंजीत जी के चेहरे को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने रंजीत जी को कहीं तो देखा है। तभी उसे याद आता है और वो बोली, अरे आप तो वही है ना जो उस दिन होटल में मुझसे टकराए थे। रंजीत जी उसके माथे पर हाथ रख कर बोले, हाँ मैं ही हूँ। हुआ
पर तब मुझे नहीं पता था कि तुम ही मेरी बच्ची हो, तुम ही मेरी ख्वाहिश हो, वरना मैं तुम्हें वापस उस रुद्राक्ष के पास कभी नहीं जाने देता। उद्धरण चिन्ह। ख्वाहिश कन्फ्यूजन में रंजीत जी को देख रही थी। मुकुंद की ख्वाहिश के हाथ का पड़कर उसे सोफे पर बिठाते हुए बोले, यहाँ बैठो बिटिया, हमें तुमसे कुछ बातें करनी है। ख्वाहिश बैठ जाती है। मुकुंद जी बोले, जो हम बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, ये सब सच है, इसमें कुछ झूठ नहीं है। तुम्हें अपने बाबा पर तो भरोसा है ना? ख्वाहिश मुकुंद जी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर बोली, हाँ बाबा, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, बताइए क्या बात है। मुकुंद जी एक गहरी सांस लेकर बोले, तुम्हारे बाबा हम नहीं, तुम्हारे बाबा यह है रंजीत मल्होत्रा, ये तुम्हारे पिता है, इन्होंने तुम्हें इस दुनिया में लाया है, हमने बस तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। ख्वाहिश फटी आंखों से मुकुंद जी को देख रही थी। वो उनके हाथ को छोड़कर बोली, यह क्या बोल रहे हैं आप बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमें बताइए, आप ही हमारे पापा है और कोई नहीं। मुकुंद जी ख्वाहिश को पुरानी सारी बातें बता देते हैं। ख्वाहिश की आंखों में से आंसू आ गए थे। मुकुंद जी ने ख्वाहिश को सारी बातें बता दी थी, सिवाय रंजीत जी और अरुणा जी का रिश्ता कैसा था, इस बात को छोड़कर ख्वाहिश रंजीत जी की तरफ देखती है। रंजीत जी उसकी माथे को सहला कर बोले, यस प्रिंसेस, मुकुंद सही कह रहा है, मैं ही तुम्हारा डैड हूँ, तुम मेरी और अरुणा की बेटी हो। मैं तुम्हें पिछले 19 सालों से ढूंढ रहा हूँ, जब से तुम इस दुनिया में आए हो तब से, पर तुम मुझे नहीं मिली, पर अब जाकर तुम मुझे मिली हो तो मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करूँगा, तुम्हें हमेशा हमारे साथ ही रहना होगा। हमारा एक बहुत बड़ा घर है, तुम्हारी माँ भी है, अरुण के जाने के बाद मैं दूसरी शादी कर ली थी और तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, आरुषि नाम है उसका, वह भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो जल्दी से घर चलते हैं, तुम्हारी माँ और बहन तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। ख्वाहिश को रंजीत जी की बातें सुनकर अच्छा लग रहा था। वो रंजीत जी को गले लगा कर बोली, पापा। रंजीत जी भी उसे गले लगा लेते हैं। ख्वाहिश रोने लगी थी। रंजीत जी उसके सर को सहला कर बोले, रोना नहीं है, ओके चलो घर चलते हैं। ख्वाहिश जैसे ही कुछ कहने वाली थी वहां पर एक सर्द आवाज गूंज जाती है, प्लानिंग तो काफी अच्छी की है मल्होत्रा तुमने, पर तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी स्वीटहार्ट को मुझसे दूर कर पाओगे? कभी नहीं। रुद्राक्ष अंदर आते हुए बोला। उसके साथ कुछ गार्ड्स और श्री भी थे जो पूरे उस हॉल में फैल जाते हैं। रुद्राक्ष की आवाज सुनकर ख्वाहिश डर गई थी। उसने कस के रंजीत जी के हाथ को पकड़ रखा था। रंजीत जी देख सकते थे कि ख्वाहिश रुद्राक्ष से कितना डरती है। रुद्राक्ष को घूरते हुए बोला, यह क्या बात हुई स्वीटहार्ट, मैं कुछ वक्त बाहर क्या गया, तुम मुझे छोड़कर यहाँ आ गई, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अकेले यहाँ पर आने की? ना गार्ड्स को साथ लाई, ना किसी को पता चलने दिया, कम से कम मुझे तो पूछ सकती थी। ख्वाहिश उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। रुद्राक्ष को अब और गुस्सा आ रहा था। वह एक झटके से ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर अपने पास खींचकर गुस्से से चिल्ला कर बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ख्वाहिश, जवाब दो, क्यों आए तुम यहाँ, वह भी मुझे बताए बिना। ख्वाहिश ने आज पहली बार रुद्राक्ष के मुंह से अपना नाम सुना था। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वो एक टक रुद्राक्ष की आंखों में देखी जा रही थी। ख्वाहिश को जवाब ना देता देख रुद्राक्ष को और गुस्सा आ रहा था। वह ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर बाहर की तरफ जाने लगता है, पर रंजीत जी फुर्ती से आगे बढ़कर ख्वाहिश के दूसरे हाथ को पकड़ लेते हैं और रुद्राक्ष को घूरते हुए बोले, तुम्हें जाना है तो जाओ यहाँ से, ख्वाहिश कहीं नहीं आएगी, वह मेरी बेटी है, वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। रुद्राक्ष कुछ पल रंजीत जी को घूरने के बाद झुककर ख्वाहिश के कान में बोला, बहुत इज्जत है तुम्हारे इस नए बाप की दुनिया में, तुम कहो तो मैं इसे कुछ ही पलों में मिट्टी में मिला दूं। सबको ये बता दो कि रंजीत मल्होत्रा की अनाथ बेटी ख्वाहिश रंजीत मल्होत्रा के रुद्राक्ष सिंह शेखावत के साथ नाजायज फिजिकल रिलेशंस थे और वह अब रुद्राक्ष सिंह शेखावत के बच्चे की मां बनने वाली है और उसके बच्चे को लेकर वापस अपने बाप के पास जाना चाहती है। अच्छा रहेगा है ना? पर उससे पहले मैं तुम्हारे बाप को ये गुड न्यूज़ दे देता हूँ जिसे सुनकर वह अभी हार्ट अटैक से मर जाएगा। ओ सॉरी, एक नहीं दो बाप है ना तुम्हारे। ख्वाहिशों उसे गुस्से से घूर रही थी। रुद्राक्ष जैसे ही कुछ कहने वाला था, ख्वाहिश जल्दी से बोली, हम आ रहे हैं, हम आपके साथ आ रहे हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है प्लीज। ख्वाहिश रंजीत जी से अपना हाथ छुड़ाकर बोली, पापा हम अभी आपके साथ नहीं आ सकते, पर हम वादा करते हैं कि हम जरूर आएंगे। हम आपसे कहेंगे कि हमें ले जाए, तब आप आ जाना। छोटी से और माँ से कहना हमें उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी और हम उनसे मिलने जरूर आएंगे। अभी के लिए चलते हैं। वो मुकुंद जी से बोली,
बाबा आप हमेशा ही हमारे बाबा रहेंगे और हमारा आपसे एक बाप बेटी का रिश्ता रहेगा। आप यह मत समझना कि हम आपको छोड़कर चले जाएंगे, कभी नहीं। वो डे ही मुकुंद जी और रंजीत जी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है। रुद्राक्ष उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसकी पीठ को बिल्कुल अपने सीने से सटाकर ख्वाहिश के एक हाथ को पकड़कर बाएं का इशारा करते हुए बोला, यहीं से अपने दोनों बाप को बाय कह दो, गले लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो ख्वाहिश है कि हाथ को पकड़कर खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगता है। रंजीत जी गुस्से से एक लात कॉफी टेबल पर मारते हैं तो वो बहुत दूर जाकर गिरता है और पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। वह अपने हाथों की मुठियां कसते हुए बोले, ये हमेशा मुझसे 2 कदम आगे क्यों रहता है। रुद्राक्ष पीछे मुड़कर रंजीत जी की तरफ एक आई विंक करके निकल जाता है। रंजीत जी उसकी इस हरकत पर से और ज्यादा गुस्से से भर चुके थे। रौद्र मेंशन। रुद्राक्ष गुस्से से कार ड्राइव कर रहा था। उसने पूरे रास्ते ख्वाहिश से कोई बात नहीं की थी, पर वह समझ रही थी कि रुद्राक्ष बहुत गुस्से में है। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे रुद्राक्ष के आसपास आग निकल रही हो। उसके गुस्से से ख्वाहिश के पसीने छूट रहे थे। ख्वाहिश काफी डरी हुई थी। काफी दिनों बाद उसे रुद्राक्ष की इतनी फास्ट कार ड्राइविंग से भी डर लग रहा था, पर वह रुद्राक्ष से इस वक्त कुछ कह नहीं सकती थी। घर आते ही रुद्राक्ष जोर से ब्रेक लगता है और ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए घर के अंदर ले जाने लगता है। अर्थ जो कुछ कागज साथ लेकर आया हुआ था, वह जब रुद्राक्ष को ऐसे ख्वाहिश खींचते देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से भर जाती है। वो रुद्राक्ष के पास जाकर उसे रोकते हुए बोला, क्या कर रहा है रुद्राक्ष, तुझे पता नहीं है क्या वह प्रेग्नेंट है। उसके साथ इतना जोर जबरदस्ती मत कर। रुद्राक्ष गुस्से से अर्थ को घूरते हुए बोला, मुझे तो पता है ये प्रेग्नेंट है, पर यह बात ये हमेशा भूल जाती है। इसे अब मुझे छोड़कर अपने नए नए बाप के पास जाना है। ये भी उसी से मिलने गई थी। अर्थ हैरानी से ख्वाहिश को देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ख्वाहिश रंजीत मल्होत्रा की बेटी है। अर्थ एक गहरी सांस लेकर रुद्राक्ष से बोला, तू रिलैक्स कर, शांति से बात करते हैं, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। रुद्राक्ष अर्थ को इग्नोर करके ख्वाहिश को अपने रूम की तरफ ले जाता है। वह ख्वाहिश कमरे के अंदर धक्का देकर उसे घूरते हुए बोला, बताओ क्यों गई थी उसके पास। ख्वाहिश अपने कदम पीछे लगती है तो रुद्राक्ष उसकी गर्दन को पकड़कर उसे पूरी तरह से दीवार से सटाकर उसके ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, मैंने कहा बोलो ख्वाहिश क्यों गई थी तुम उस रंजीत मल्होत्रा के पास। ख्वाहिश अपनी टूटती आवाज में बोली, गला छोड़िए तो बोले ना। रुद्राक्ष उसे घूरते हुए अपना हाथ उसके गले से हटा देता है। ख्वाहिश अपने गले को सहला कर धीरे से बोली, हमारे पास कॉल आया था, किसी ने हमसे कहा कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और उस एड्रेस पर आपको रखा गया है, इसलिए हम वहां गए थे। रुद्राक्ष चीर कर बोला, क्या तुम डॉक्टर हो, पुलिस हो जो एक्सीडेंट वाली जगह पर चली जाओगी। ख्वाहिश बस अपना सिर झुकाकर रोते हुए बोली, पर जब हमने आपके एक्सीडेंट वाली बात सुनी तो हम बहुत डर गए थे। हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए हम कुछ बिना सोचे समझे वहां से चले गए थे। हमने फिर सोचा था कि आदित्य, अर्थ भाई या कबीर भाई किसी को कॉल करके बुला लेंगे, पर वहां जाकर पता चला कि बाबा और पापा दोनों वहां थे, आप तो कहीं थे ही नहीं। और हमें हमारी हकीकत भी पता चली कि हम अनाथ नहीं है, हमारे पास एक फैमिली है। रुद्राक्ष ख्वाहिश को घूरते हुए चिल्ला कर बोला, हाँ तुम्हारे पास फैमिली है, तुम्हारी फैमिली हूँ मैं हूँ सिर्फ मैं और कोई नहीं। तुम्हारा बाबा, तुम्हारा पापा, वटीवर जो भी हो वो कोई तुम्हारा नहीं है, सिर्फ मैं हूँ तुम्हारा और हमारा बच्चा। हम दोनों के अलावा तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, समझी। और तुम जो चली थी ना अपने बाप के साथ, क्या बोलती उसे कि तुम रुद्राक्ष सिंह शेखावत के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो, या फिर यह बात उसे बताती ही नहीं। बेवकूफ़ हो तुम, जो तुम्हें ऐसा लगता है किसी न किसी दिन तो उसे पता चल ही जाएगा, और वह भी बहुत जल्द। ख्वाहिश अपने आंसू साफ करके बोली, हम उन्हें बताते, जरूर बताते कि हमारे पेट में आपका बच्चा है। हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, हम कभी आपको नहीं छोड़ते। पापा के पास जाने के बाद भी अगर आप दोनों के बीच कोई दिक्कत है तो हमें नहीं पता, पर हम ना ही आपको छोड़ सकते हैं और ना ही पापा को। और रही बात पापा के पास जाने की, तो हम जरूर जाएंगे। रुद्राक्ष उसके जबड़े को कस के पकड़कर उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, मत करो ख्वाहिश, मुझे चैलेंज मत करो, बुरी तरह से हार जाओगी। ख्वाहिश को रुद्राक्ष का अपने आप को ख्वाहिश कहना बहुत चुभ रहा था। वो रुद्राक्ष की आंखों में देखकर बोली, आप हमें ख्वाहिश क्यों कह रहे हैं, उस नाम से बुलाइए ना जिस नाम से आप हमें बुलाते हैं। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखकर बोला, क्यों। ख्वाहिश उसकी आंखों में खोई हुई सी बोली,
हमें अपने लिए आपके मुंह से स्वीट हार्ट सुनना अच्छा लगता है। हमें लगता है जैसे हमारा नाम वही है। ख्वाहिश दूसरों के लिए है पर आपके लिए तो हम आपकी स्वीट हार्ट ही है ना आपका। हमें बार बार ख्वाहिश कहना हमारे दिल को ठेस पहुंचा रहा है। ख्वाहिश रुद्राक्ष के गाल पर हाथ रखकर बोली, क्या आप हमसे नाराज है क्योंकि हम आपके बिना बताए पापा के पास चले गए। रुद्राक्ष कुछ पल बिना किसी भाव के उसकी आंखों में देखता है, फिर वहां से जाने लगता है तो ख्वाहिश उसके हाथ को पकड़कर अपनी एड़ियां ऊंची करके रुद्राक्ष की हाइट से अपनी हाइट मैचिंग करने की कोशिश कर रही थी, पर यह काफी मुश्किल था। रुद्राक्ष उससे बहुत लंबा था। वह इस बीच गिरने वाली थी और उसकी एक चीख निकल जाती है। एपिसोड 46 माई स्वीट हार्ट इज सो टेम्पटिंग। रुद्राक्ष ख्वाहिश की बातें और नोक जोक। ख्वाहिश का पैर मुड़ गया था। गिरने के डर से उसकी एक चीख निकल गई थी, पर वह गिरती है उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे ठीक से पकड़ लिया था। ख्वाहिश ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। रुद्राक्ष उसे घूरते हुए बोला, नहीं गिरी हो तुम, डरो मत, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। ठीक से खड़ी तो रह नहीं सकती, बड़ी आई अपने बाप के पास जाने वाली। ख्वाहिश अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वह सच में नहीं गिरी थी। वह नीचे की तरफ देखती है तो पाती है कि रुद्राक्ष ने उसे जमीन से कुछ इंच ऊपर उठा रखा था। वह रुद्राक्ष के सर की तरफ देखती है, वह अभी भी थोड़ी नीची थी वह रुद्राक्ष से बोली, हमें थोड़ा और ऊपर उठाए ना प्लीज। रुद्राक्ष अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर रहा था। वह उसे वापस से जमीन पर रख कर बोला, क्या शैतानी करने के बारे में सोच रही हो। ख्वाहिश अपना मुंह बिगाड़ कर बोली, हम तो बस आपको किस करने की कोशिश कर रहे थे पर आपके नसीब में ही नहीं है, छोड़िए। इतना कहकर ख्वाहिश जाने लगती है तो रुद्राक्ष उसे अपने पास खींचकर झुककर अपना चेहरा बिल्कुल ख्वाहिश के चेहरे के करीब करके बोला, अब कर लो। ख्वाहिश उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ऐसे नहीं, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। रुद्राक्ष अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखता है तो ख्वाहिश उसकी आंखों पर हाथ रख देती है और उसके होठों पर धीरे धीरे किस करने लगती है। वो बिल्कुल वैसे ही कर रही थी जैसे रुद्राक्ष करता था। रुद्राक्ष की पकड़ ख्वाहिश की कमर पर कस गई थी। रुद्राक्ष ने ख्वाहिश की सॉफ्ट किस को एक पैशनेट किस में बदल दिया था। करीब 25 मिनट के बाद रुद्राक्ष ख्वाहिश से दूर होता है। रुद्राक्ष बिल्कुल नॉर्मल था और ख्वाहिश गहरी सांस ले रही थी। वो कुछ देर ख्वाहिश के चेहरे को देखने के बाद उसे बेड पर बैठा कर पानी पिलाने लगता है। पानी पीने के बाद ख्वाहिश रुद्राक्ष के सीने पर अपना सिर रख लेती है और ठीक से उसकी गोद में बैठकर अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर बांधकर बोली, हमारी एक छोटी सी बात मान लीजिए प्लीज। रुद्राक्ष समझ गया था कि यह सारी ख्वाहिश की ट्रिक थी अपनी बात मनवाने की। वह बिना किसी भाव के बोला, मुझसे दूर जाने के अलावा कुछ भी बोलो। ख्वाहिश उसकी आंखों में देखकर बोली, हमें आपसे दूर नहीं जाएंगे, सच्ची हम कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। हम अपने बच्चे के बाप को थोड़ी छोड़ सकते हैं, हमें बस पापा के घर जाने की परमिशन दे दीजिए प्लीज। हम भी एक फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, प्लीज मना मत करें। ख्वाहिश की आंखों में वापस से आंसू आ गए थे। रुद्राक्ष उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहता था। वह ख्वाहिश को बेड पर लेटा कर ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके उसके माथे पर किस करके बोला, रेस्ट करो, मैं खाना भिजवाता हूँ, खा लेना फिर सो जाना और इस टॉपिक पर अब दूसरी बार बात नहीं होगी, समझी। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूँ। ख्वाहिश आगे कुछ नहीं कहते पर अब धीरे धीरे उसका रोना शुरू हो गया। रुद्राक्ष उसके माथे पर किस करके रूम से बाहर निकल जाता है। रुद्राक्ष वहां से निकलकर सीधा स्टडी रूम में जाता है। अर्थ वहां पर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अर्थ के हाथ पर इस वक्त कोई फाइल थी और वह उसे रीड कर रहा था। रुद्राक्ष को आता देखकर अर्थ रुद्राक्ष से बोला, मुझे लगता है कि उसे तुझे उसके पापा के घर जाने देना चाहिए। रुद्राक्ष उसे अपना हाथ दिखाकर चुप करते हुए बोला, तू रहने दे, तू मेरा लीगल एडवाइज़र है पर पर्सनली तेरी और मेरी सोच नहीं मिलती, जिस वजह से हमारा कंट्रास्ट होना नॉर्मल है इसलिए। और फिलहाल मैं अभी किसी भी आर्गुमेंट के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, तो बता पेपर्स का क्या हुआ। अर्थ रुद्राक्ष को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए बोला, जितना हमने सोचा था रंजीत मल्होत्रा उससे भी ज्यादा शातिर है। उसने पहले ही मुकुंद गुप्ता से कहकर ख्वाहिश के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट उसके घर रखवा दिए थे और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वह अब रंजीत मल्होत्रा के पास है। उसके घर से किसी को वो डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, तब तक तेरी और ख्वाहिश की शादी नहीं हो सकती। रुद्राक्ष अपनी मुठिया कसते हुए बोला, इस मल्होत्रा का तो मैं वह हालत करूंगा कि वह कभी सोच भी नहीं पाएगा। वह दोनों मेरी जिंदगी से कहीं चले क्यों नहीं जाते। पहले उसकी बीवी ने सिर दर्द कर रखा था, अब उसके पति ने नाक में दम कर रखा है और ख्वाहिश को भी उसी से रिलेटेड होना था। क्या मेरी दुनिया सिर्फ उस औरत के आसपास ही घूमती।
रहेगी। अर्थ सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था, वह कुछ कहता नहीं है क्योंकि उसे पता था कि वह कुछ भी बोलेगा तो रुद्राक्ष और गुस्सा करेगा। काफी वक्त हो चुका था, रुद्राक्ष अपना काम करने लगा था। अर्थ से जब कंट्रोल नहीं होता तो वह बोला, एक आइडिया है, पहले सुन ले, अगर तुझे अच्छा लगे तो ही अप्लाई करना वरना जाने दे। रुद्राक्ष उसे घूरने लगता है तो अर्थ जल्दी से बोला, मुझे लगता है कि तुझे ख्वाहिश को वहां भेजना चाहिए। रुक मेरे भाई, गुस्सा मत करना, पूरी बात सुन ले। पहले तुझे ख्वाहिश को वहां भेजना चाहिए और उसके साथ उसकी केयरटेकर के तौर पर मेरी को भी भेज दे। मेरी पहले से ही ट्रे है, उसे यह सारी चीज आती है, कैसे कुछ भी निकालना हो वह कर सकती है। और ख्वाहिश से तो हम कह नहीं सकते, तो मेरी से कहना कि ख्वाहिश की जो भी डॉक्यूमेंट से ओरिजिनल उन सभी को निकाल कर तुझे दे दे। उसके बाद हम सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके तेरी और ख्वाहिश की शादी करा देंगे। फिर मल्होत्रा तो क्या, मल्होत्रा का बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई और नहीं तोड़ सकता। रुद्राक्ष उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, वह कुछ सोच रहा था। अर्थ मुंह बिगाड़ कर बोला, आइडिया दो तो भी स्टैचू की तरह बैठा रहता है, आइडिया ना दो तो भी स्टैचू की तरह बैठा रहता है। तुझे इंसान नहीं, तुझे स्टैचू ही बनना था क्या भगवान आप भी। रुद्राक्ष बिना उसे देख बोला, मुझे सब सुनाई दे रहा है। अर्थ झूठी हंसी हंसते हुए बोला, ही, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो बहुत अच्छा इंसान है। रुद्राक्ष उसकी तरफ देखकर बोला, इतना भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर अर्थ को हंसी आ जाती है। रुद्राक्ष बोला, मेरी से बोलना कि इस काम के लिए रेडी हो जाए, ख्वाहिश अब मल्होत्रा हाउस जरूर जाएगी। रुद्राक्ष के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। अर्थ कुछ सोचकर बोला, एक बात बता, तू ख्वाहिश को जाने क्यों नहीं दे रहा है। रुद्राक्ष टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, माई स्वीट हार्ट इज सो टेम्पटिंग, तू नहीं समझेगा। अगली सुबह, आज संडे था पर रुद्राक्ष फिर भी ऑफिस जा रहा था। ख्वाहिश रुद्राक्ष से पहले जाग गई थी, वो रुद्राक्ष से बात नहीं कर रही थी क्योंकि रुद्राक्ष उसे जाने की परमिशन नहीं दे रहा था। रुद्राक्ष देख रहा था कि ख्वाहिश उसे सुबह से इग्नोर कर रही थी पर वो उस बात को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। रुद्राक्ष डाइनिंग एरिया की तरफ आ जाता है तो देखता है कि ख्वाहिश डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लग रही थी। उसने एक येलो कलर की सिंपल सी कुर्ती और नीचे ब्लू कलर का जीन्स पहना हुआ था। उसके लंबे बाल गीले थे जिसमें से हल्का पानी की बूंदें टपक रही थी। वह बहुत खूबसूरत और फ्रेश लग रही थी। रुद्राक्ष उसे देखते हुए आगे बढ़ रहा था। ख्वाहिश को जब किसी की नजरों की तपीश खुद पर महसूस होती है तो वह अपना सिर उठाकर सामने देखती है। वह रुद्राक्ष के इंटेंस नजरें देखकर जल्दी से अपनी नजरें घुमा लेती है और खाना खाने बैठ जाते हैं। ख्वाहिश की इस हरकत पर रुद्राक्ष के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो अपने मन में बोला, तुम जो ऐसे बीवियों की तरह हरकतें करोगी तो मैं तुम्हें कैसे खुद से दूर जाने दूं। कृष्ण अभी भी सो रही थी क्योंकि वह और आदि काल रात को काफी लेट आए थे घूमने के बाद। आदित्य भी यही सोया हुआ था। ख्वाहिश को वो सारा बॉइल्ड खाना नहीं खाना था इसलिए उसने खुद से हेल्दी खाना बनाया था। रुद्राक्ष अपनी हेड चेयर पर बैठ जाता है। ख्वाहिश पहले ही बैठ चुकी थी। वह अपनी प्लेट में पोहा और दही सर्व करके खाने लगती है। रुद्राक्ष जब खाने की तरफ देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है पर वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि खाने में मसाला बहुत कम था और हेल्दी भी था इसलिए रुद्राक्ष पहले तो वेट करता है। उसे लगा था कि ख्वाहिश उसे सर्व करेगी पर ख्वाहिश को देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद रुद्राक्ष खुद ही अपनी प्लेट में सर्व करने लगता है। उसे ख्वाहिश का खुद को यूं इग्नोर करना बहुत गुस्सा दिला रहा था। रुद्राक्ष एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, तुम अपने नए नए बाप के घर जा सकती हो। ख्वाहिश को तो जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह रुद्राक्ष से बोली, फिर से कहिए, क्या कहा आपने। रुद्राक्ष बोला, ठीक है, तुम अपने बाप के घर जा सकती हो, इसमें अब मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है पर वहां जाकर कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए। हमेशा मुझे कॉल करना, मेरे मैसेज का जवाब देना और कोई भी इंसान मुझसे ज्यादा तुम्हारे करीब नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात। ख्वाहिश अपनी आंखें रोल करके बोली, क्या अब आप इस बात में भी कॉन्ट्रैक्ट बनवाएंगे। रुद्राक्ष अपनी बाइट खाने के बाद बोला, आइडिया अच्छा है, आज रहने दो, तुम कल चली जाना, आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ख्वाहिश जल्दी से बोली, नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं वह सारी चीज करूंगी जो आपने मुझसे कहा है, पक्का वाला प्रॉमिस बस। रुद्राक्ष उसे अपनी प्लेट से एक चम्मच पोहा खिलाते हुए बोला, कुछ भी मत खाना, हेल्दी खाना ही खाना है, बाहर नहीं जाना, उछल कूद
शरारत करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही रहना जैसे यहाँ रहती हो, किसी से ज्यादा चिपकना मत, अपनी सेहत का ख्याल रखना। रुद्राक्ष एक के बाद एक बाइट अपनी प्लेट से ही ख्वाहिश को खिलाने लगा था। ख्वाहिश का मुंह पूरी तरीके से भर चुका था। वह रुद्राक्ष के हाथ से चम्मच ले लेती है, जिससे रुद्राक्ष उसे वापस से खिला ना पाए। वह उन सारे बाइट्स को खाने के बाद जल्दी से पानी पी लेती है और रुद्राक्ष को घूरते हुए बोली, यह क्या हो गया है आपको? क्या आपके अंदर कोई नानी की आत्मा तो नहीं आ गई कहीं? वो केयरिंग नानी की जो इतना सारा खाना खिला रहे हो, इतनी एडवाइस दे रहे हो, इससे अच्छे तो आप पुराने वाले रुद्राक्ष थे। रुद्राक्ष अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर बोला, अगर वापस से पुराना वाला रुद्राक्ष बन गया ना, तुम हर दिन रोती रहोगी। ख्वाहिश रुद्राक्ष की तरफ अपनी उंगली दिखाकर बोली, पॉइंट है, वैसे आपकी बात में आप यही रुद्राक्ष अच्छे हैं। रुद्राक्ष नैपकिन से अपने हाथ साफ करता है और ख्वाहिश का मुंह पोंछते हुए बोला, तुम अपने बाप के घर जाने के बाद भी जॉब नहीं छोड़ सकती, तुम्हें कॉलेज और ऑफिस दोनों कंटिन्यू करना है। एक वीक बाद हमें डॉक्टर से इंजेक्शन लेने भी जाना है। तुम अपने बाप को कब बता रही हो कि हम शादी करने वाले हैं और तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है? ख्वाहिश अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, देख रहे हो बेबी, आपके डैड कितने डेस्परेट हो रहे हैं। अरे भाई, इतना उतावला होना भी अच्छी बात नहीं होती है। बेबी तुम इनके जैसे मत बनना, और तुम मम्मा के जैसे बना प्यारा और क्यूट से, इसके जैसा रूड और खड़ूस बनने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष ख्वाहिश के चेयर को अपने पास खींचकर उसके पेट को सहलाते हुए बोला, नहीं बच्चा, माँ की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है बेवकूफ़, आप डेडा की तरह ही बनना, स्मार्ट और इंटेलिजेंट। ओके। इतना कहकर रुद्राक्ष ख्वाहिश के पेट पर किस कर देता है। रुद्राक्ष और ख्वाहिश एक दूसरे को देखते हैं और अचानक ही दोनों को हंसी आ जाती है। रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हारे साथ रह रहकर मैं भी तुम्हारी तरह पागल होता जा रहा हूँ। ख्वाहिश उसके कॉलर को पकड़कर उसे अपने पास खींचकर बोली, क्या आप ऑफिस जा रहे हैं? रुद्राक्ष उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, जा तो रहा था पर अब प्लान में चेंज है, तुम कल मुझसे दूर जा रही हो तो आज का पूरा दिन हम साथ रहेंगे। वो ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाकर रूम में आ जाता है। रुद्राक्ष ख्वाहिश को बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके होठों पर किस करने लगता है। ख्वाहिश उसे रोकते हुए बोली, यह सब अभी नहीं, फिर मैं पूरा दिन थकी थकी रहूंगी, मुझे थकना नहीं है प्लीज। रुद्राक्ष अपनी टाई निकालकर ख्वाहिश के दोनों हाथों को बेड के हैंडल से बांध देता है। ख्वाहिश की आंखें बड़ी हो चुकी थी रुद्राक्ष की इस हरकत से। वह जैसे ही कुछ कहने वाली थी, रुद्राक्ष उसके होठों को अपने होठों में लेकर पैशनेट किस करने लगता है। एपिसोड 47, बच्ची ही हो तुम स्वीट हार्ट, हमें टीवी ला दीजिए प्लीज। सूरज और रुद्राक्ष का पास्ट कनेक्शन। रुद्राक्ष ख्वाहिश को पैशन के साथ किस कर रहा था। उसका एक हाथ ख्वाहिश के टी शर्ट के अंदर था, जिसे वह धीरे धीरे ख्वाहिश के पेट और कमर को सहला रहा था। वह ख्वाहिश के होठों को छोड़कर उसके गले पर किस करने लगता है। वो उसके गले पर किस करते हुए उसके टी शर्ट को जैसे ही रिमूव करने वाला था, कोई जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगता है। रुद्राक्ष गुस्से से डोर की तरफ देखता है, उसे अपने रोमांस में डिस्टर्ब हो रहा था। वो उस आवाज को इग्नोर करके वापस उसके गले पर किस करने लगता है, लेकिन तभी वो इंसान वापस से जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। रुद्राक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था और रुद्राक्ष की हालात देखकर ख्वाहिश को हंसी आ रही थी। वह धीरे धीरे अपना मुंह दबाकर हंसने लगती है तो रुद्राक्ष से घूरते हुए बोला, खी क्या कर रही हो, जाओ जाकर डोर खोलो। वह ख्वाहिश के ऊपर से हटकर बेड पर बाजू में बैठ जाता है। ख्वाहिश हंसते हुए जाकर डोर खोलती है। वह जैसे ही डोर खोलती है, सामने से आदित्य भागते हुए आता है और सीधा रुद्राक्ष के बाजू में बेड पर चढ़ जाता है। रुद्राक्ष की नज़र आदित्य के पैरों की तरफ जाती है। आदित्य ने इस वक्त स्लीपर्स पहन रखे थे। ये देखकर रुद्राक्ष की आंखें छोटी हो जाती है। वह बेड से उतरकर आदित्य को घूरते हुए बोला, व्हाट द हेल इज दिस आदि, वेयर इज योर मैनर्स? क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि बेड पर स्लीपर्स पहनकर नहीं चलते? तुम इतनी मैनरसलेस कैसे हो सकते हो? रुद्राक्ष की बात सुनकर ख्वाहिशों उसे घूरने लगती है और आदित्य छोटा सा मुंह बनाकर बोला, उस लड़की को समझाओ ना यार, आपकी साली मेरे पीछे झाड़ू लेकर पड़ी है, कह रही है कि आज मुझे मार ही देगी, वो भी झाड़ू से। रुद्राक्ष उसे घूरते हुए बोला, कम डाउन आदि, झाड़ू से कोई नहीं मरता, ड्रामा मत करो। रुद्राक्ष कृष्णा की तरफ देखता है तो कृष्णा अपने हाथ में पकड़े झाड़ू को अपने पीछे कर लेती हैं। रुद्राक्ष की नज़र ख्वाहिश पर जाती है, जो उन सब को इग्नोर करके किंग के साथ खेल रही थी। ये देखकर रुद्राक्ष की आंखें छोटी हो जाती है। वो जोर से बोला, ये किंग यहाँ क्या कर रहा है?
कृष्णा आदित्य को घूरते हुए बोली, जीजू यह आपका भाई मुझे इससे तेंदुआओं से डरा रहा था, वो इसे मेरे पीछे भगा रहा था, मैं कितना डर गई थी पता है आपको, और जब मैं इसे मारने के लिए इसके पीछे दौड़ रही थी तो यह आपके रूम में आ गया। कृष्णा बोलते हुए धीरे धीरे मासूमियत वाले एक्सप्रेशंस ला रही थी। रुद्राक्ष आदित्य को घूरते हुए बोला, यह क्या हरकत है आदित्य, क्या तुम कोई छोटे बच्चे हो जो इस बच्ची को डरा रहे हो बेवकूफ। रुद्राक्ष कृष्ण की तरफ देखकर इमोशनल लेस वॉइस में बोला, मैं इसे इसकी पनिशमेंट दे दूंगा, तुम नाराज मत हो जाओ और फ्रेश होकर जाओ, बाद में नाश्ता भी तो करना है तुम दोनों को। वह आदित्य की तरफ देखकर उसे करते हुए बोला। आदित्य रुद्राक्ष को इग्नोर करके ख्वाहिश को साइड हग करके गुड मॉर्निंग कहकर जल्दी से रूम से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे उसके भाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। क्या पता रुद्राक्ष आदित्य को पीछे से किंग से कटवाले। रुद्राक्ष बुरी तरह से आदित्य को घूर रहा था। ख्वाहिश किंग से बातें कर रही थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर पीछे की तरफ खींच लेता है और किंग से सख्त आवाज में बोला, गो टू योर रूम। किंग भी रुद्राक्ष को घूरते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। किंग के जाते ही ख्वाहिश बुरा सा मुंह बनाकर रुद्राक्ष को देखकर बोली, आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती ना हमारी खुशी। रुद्राक्ष उसे बस एक शब्द में जवाब देता है, नहीं, और अपना लैपटॉप उठाकर स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। ख्वाहिश अपना सर खुजलाते हुए बोली, इन्हें क्या हुआ जो यह इतने चीड़ रहे हैं। दीवान बंगलो एक लड़का जो इस वक्त अपने लग्जरियस लिविंग रूम में बैठा हुआ था, उसने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, ब्लैक टी शर्ट और नीचे ब्लैक कलर के ट्रैक पैंट। उस लड़के के हाथ में कॉफी का कप था और दूसरे हाथ से उसने अखबार को पकड़ रखा था। उसकी चील जैसी नजरें अखबार में गड़ी हुई थी। तभी उसे किसी के जूते की आवाज सुनाई देती है, टक टक। सूरज बिना उस इंसान को देख बोला, क्या बात है आज सुबह सुबह यहाँ। सूरज दीवान के पास आना पड़ा। रंजीत जी सूरज के हाथ से कॉफी का कप ले लेते हैं और कॉफी को पीते हुए बोले, मैंने सोचा क्यों ना मैं आज अपने भांजे से मिलाऊं और होने वाले दामाद से भी। सूरज अपना एक आईब्रो चढ़कर रंजीत जी को देखकर बोला, लगता है आपकी मेहनत रंग लाए, आपको अपनी बेटी मिल गई है। रंजीत जी कॉफी के सीप लेते हुए बोले, हाँ मिल गई है, और आज शाम को मैं जा रहा हूँ उसे अपने पास लाने। सूरज कुछ सोचते हुए बोला, कहाँ है वह वैसे। रंजीत सिंह बिना किसी भाव के बोले, अवॉइड वो सारी चीज़ है, मैटर नहीं करती, मैटर तो ये करता है कि ख्वाहिश मिल गई है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और ख्वाहिश की शादी जल्द से जल्द हो जाए। सूरज कुछ सोचते हुए धीरे से बोला, ख्वाहिश नाइस नेम। रंजीत जी सूरज को कहीं खोया हुआ देखकर बोले, सूरज मैं चाहता हूँ कि तुम ख्वाहिश का मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखो, उसके पास उसके पास्ट के रिलेटेड किसी भी इंसान को न पहुँचने दो। सूरज बिना किसी भाव के रंजीत जी की बातें सुन रहा था। उसकी आंखों के सामने ख्वाहिश का खूबसूरत चेहरा आ जाता है। सूरज अपना सिर झटकता है और रंजीत जी से बोला, फिक्र मत करें मामा जी, मैं ख्वाहिश के ऊपर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। वह पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ वैसे ही इस घर में रहेगी जैसे माँ रहती थी। मैं अपनी मॉम का किया हुआ वादा दिल से निभाऊंगा, बस मुझे उससे मिलना है। रंजीत जी बोले, बिल्कुल बिल्कुल मिल सकते हो तुम उससे। सूरज की दूसरी कॉफ़ी आ गई थी। वह सर्वेंट के हाथ से दूसरे कॉफ़ी कप लेते हुए बोला, क्यों ना आज रात अगर आप ख्वाहिश को लेने जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूं और मैं उससे मिल भी लूंगा। रंजीत जी अपने मन में बोले, नहीं सूरज को मैं ये नहीं पता चलने दे सकता कि ख्वाहिश रुद्राक्ष के साथ थी, पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेगा। रंजीत जी बिना किसी भाव के बोले, नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सपना बस हम दोनों ही जा रहे हैं ख्वाहिश को लेने। तुम एक काम करो, कल घर आ जाना, कल ख्वाहिश से मिल लेना, तब तक के लिए मैं उसे बता दूंगा कि मैंने उसका रिश्ता तय कर दिया है और वह सारी बातें, हाँ उससे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा पर वह मान जाए कि मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, वह मुझ पर जो गई है। कम ऑन मामा जी, अगर वह आपके ऊपर गई होती तो वो इंटेलिजेंट नहीं कनींग होती। सूरज एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला। रंजीत जी सूरज को घूरते हुए बोले, अपनी जबान को लगाम दो सूरज, मैंने पास्ट में जो भी किया वह तुम्हें पता है कि क्यों किया और वह सारी चीज़ अब याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब परफेक्ट चल रहा है। एक वो रुद्राक्ष सिंह शेखावत तो है मेरे जख्म खुरेने के लिए बैठा है, वो करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें भी। रुद्राक्ष का नाम सुनते ही सूरज के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह से गायब हो जाती है। वो कुछ बोल नहीं रहा था पर उसका चेहरा काफ़ी सर्द हो चुका था। रंजीत जी को रियलाइज होता है कि उन्होंने सूरज के सामने रुद्राक्ष का नाम ले लिया है तो वह जल्दी से बात बदलते हुए बोले,
तुम्हें पता है मेरी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, वो खूबसूरती में बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। उनकी बात का सूरज कोई जवाब नहीं देता। रंजीत जी बिना कुछ बोले बस सूरज के कंधे को सहलाकर वहां से निकल जाते हैं। सूरज जो इस वक्त अपना सर झुकाए बैठा था, वह जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाता है उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसका चेहरा काफी सर्द था, कोई देखकर ही डर जाए। सूरज अपने हाथों की मुठ्ठियां कसते हुए बोला, रुद्राक्ष सिंह शेखावत, तुमने बिना किसी गलती के मेरे पेरेंट्स के साथ जो किया वह मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हें इस चीज की सजा भुगतनी होगी। रौद्रा मेंशन। आदित्य, कृष्णा, ख्वाहिश और किंकर चारों लिविंग रूम में बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। आदित्य बेचारी से शक्ल बनाकर ख्वाहिश से बोला, आपको ही कुछ करना पड़ेगा भाभी, भाई हम में से तो किसी की बात नहीं मानेंगे और मुझे तो वह लात मारकर स्टडी रूम से बाहर निकाल देंगे, आप ही उन्हें मनाए। ख्वाहिश पूरी तरह से अपना सर ना में हिलाकर बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं उस शहर के मुंह में हाथ बिल्कुल नहीं डालने वाली। शेर तो इसे फिर भी अच्छा है, वह शायद हाथ ही खाएगा, पर ये तो पूरे के पूरे हमें ही खा जाएंगे, हम नहीं जा रहे। कृष्ण ख्वाहिश को घूरते हुए बोली, तो आपसे किसने कहा था कि जीजू के सामने रणबीर कपूर की तारीफ करो? अरे भाई, अगर बंदा ओवर पजेसिव है, टॉक्सिक है तो वह तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा, तो फिर आपको उनके सामने बात ही नहीं करनी थी। अब उन्होंने घर के सारे टीवी निकाल दिए, प्रोजेक्ट तोड़ दिया। आप तो चलो जीजू के साथ रहकर इंटरटेन हो जाती है, पर हमें तो इस बंदर की शक्ल देखनी पड़ती है ना, जो हमसे नहीं देखी जाती, हमें टीवी देखनी है। जाए आप जीजू से बात करिए। आदित्य कृष्ण को घूरते हुए बोला, तुमने बंदर किसको बोला बे? कृष्ण उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें बोला, तुम्हें, तुम हो बंदर समझे बे? आदित्य ख्वाहिश से बोला, भाभी अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग मुझे बंदर बंदर कहने लगे हैं, जबकि मैं इतना हैंडसम हूँ। आपको भाई से बात करनी ही पड़ी है, जाओ जल्दी। ख्वाहिश उन दोनों की बात सुनकर किंग की तरफ देखती है, किंग भी उसे अपना सर हमें हिलाकर जाने के लिए कह देता है। ख्वाहिश रोने जैसे शक्ल बनाकर वहां से स्टडी रूम में चली जाती है। स्टडी रूम का दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला था। ख्वाहिश अपना सर अंदर डालकर देखती है तो रुद्राक्ष उसकी तरफ पीठ करके किंग साइड सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। वह धीरे धीरे बिना आवाज किए रुद्राक्ष की तरफ बढ़ने लगती है और रुद्राक्ष से थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि वह वहां से धीरे धीरे वापस बाहर की तरफ जाने लगती है। रुद्राक्ष बिना उसे देख बोला, कम टू मी स्वीट हार्ट, खबरदार जो तुमने एक भी कदम बाहर की तरफ बढ़ाया तो। ख्वाहिश अपनी जगह पर जम गई थी, वो ना ही आगे देख रही थी, ना ही पीछे और ना ही हिल रही थी। वह अपने मन में बोली, है भगवान, इस दानव को कैसे पता चल गया कि हम अंदर आ गए हैं? क्या इसके पीछे भी आंखें हैं? अब हम क्या करें? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने कदम मेरी तरफ बढ़ा दो। रुद्राक्ष इस बार अपनी फाइल से अपना चेहरा निकाल के उसे देखकर बोल, ख्वाहिश है एक गहरी सांस लेकर उसके पास जाती है तो रुद्राक्ष उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा देता है और उसकी कमर को पकड़कर सहलाते हुए बोला, बोलो क्यों तुम्हें मेरी स्टडी रूम तक आना पड़ेगा? टहलने तो नहीं आई होगी पक्का? ख्वाहिश अपने गले में आया हुआ सलाइवा निगलती है और रुद्राक्ष के गले में अपनी बाहें डाल लेती है। रुद्राक्ष अपने आंखें छोटी करके उसके हरकतें देख रहा था, क्योंकि वो समझा गया था कि ख्वाहिश ऐसे ही नहीं आई है। ख्वाहिश प्यार से बोली, रुद्राक्ष, हम कृष्ण और आदि और किंग भी हम चारों टीवी देखना चाहते हैं, प्लीज प्रोजेक्ट लगवा दीजिए फिर से, या फिर कोई टीवी मंगा दीजिए, वैसे भी तो आपके पास बहुत पैसे हैं। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखकर बिना किसी भाव के बोला, किंग भी टीवी देखना चाहता है? स्ट्रेंज, ना ही टीवी ना ही प्रोजेक्टर, कुछ भी नहीं आएगा। टीवी तो तुम भूल ही जाओ, जाओ तुम चारों मिलकर प्ले रूम में चले जाओ, वहां तुम्हारे लिए खेलने की चीजें हैं, बच्चे खेलते हुए अच्छे लगते हैं, टीवी देखना बुरी बात होती है। ख्वाहिश बुरा सा मुंह बनाकर बोली, क्या आपको हम बच्चे लगते हैं? रुद्राक्ष उसके गाल पर किस करके बोला, यस बच्चा, अभी बच्ची ही हो तुम स्वीटहार्ट, इसलिए जाओ खेलो और ऐसा कुछ मत खेलने जिससे तुम्हारी बॉडी पर प्रेशर पड़े। ख्वाहिश अपना सर रुद्राक्ष के सीने पर रखकर बोली, ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज टीवी लगवा दीजिए ना, हमारे लिए नहीं, कृष्ण आदित्य के लिए। रुद्राक्ष उसके बालों को सहलाकर बोला, स्वीटहार्ट, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा मतलब किसी और का, तो कोई चांस ही नहीं है। ख्वाहिश उसकी बात सुनकर अपना मुंह बिगाड़ लेती है, तभी उन दोनों को नीचे से काफी आवाज से सुनाई देने लगती है। रुद्राक्ष ख्वाहिश की तरफ देखता है जो खुद कंफ्यूज थी, वो कंफ्यूजन में बोली, यह क्या आवाजें आ रही है? रुद्राक्ष उससे बोला,
तुम यहीं बैठो, मैं देखकर आता हूँ। रुद्राक्ष वहां से बाहर चला जाता है और ख्वाहिश भी उसके पीछे निकल जाती है। रुद्राक्ष जब लिविंग एरिया में आए हुए लोगों को देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से भर जाती है। एपिसोड 48। अगर तुमने इस घर में कदम भी रखा तो मैं इस घर को जलाकर राख कर दूंगा। रुद्राक्ष और रंजीत जी का हॉल में अर्थ और कबीर खड़े हुए थे और कुछ गॉड्स एक बड़ी लगभग एक वॉल के आधे साइज की टीवी लेकर आ रहे थे, जिसे देखकर रुद्राक्ष काफी गुस्से में आ चुका था और टीवी को देखकर ख्वाहिश खुश हो गई थी। रुद्राक्ष गुस्से से उन दोनों को घूर कर चिल्लाकर बोला, तुम दोनों को यहाँ किसने आने को कहा और ये टीवी लाने का क्या तमाशा है? ले जा इसे अभी के अब यहाँ से। रुद्राक्ष की कड़क आवाज सुनकर कबीर और अर्थ एक दूसरे को देखते हैं। आदित्य और कबीर अर्थ के पीछे छुप जाते हैं। अर्थ पीछे उन दोनों को देखकर बोला, कमीनों में खुद छुपने की जगह ढूंढ रहा था और तुम दोनों ने मुझे ही आगे कर दिया। पता नहीं ऐसी सिचुएशन में हमेशा में ही क्यों आगे आ जाता हूँ। आदित्य अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, प्लीज आज के दिन बचा लो। आप लोगों को फोन करके तो मैंने ही बुलाया था, इसलिए सबसे ज्यादा वोट तो मेरी ही लगने वाली है। अर्थ उसे घूरने लगता है। वो बोला, जब उसने मना किया था तो तूने ये क्यों कहा कि भाई ने कहा है टीवी लाने को? वो इस वक्त मीटिंग में है इसलिए नहीं आ सकते। झूठ बोला तूने। आदित्य अपने दांत दिखा देता है। बस उसकी तरफ उसके इस रिएक्शन पर अर्थ और चीर जाता है और कबीर आदित्य के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ झड़ देता है। आदित्य भी उसके बाल खींच लेता है। अब अर्थ के पीछे आदित्य और कबीर की लड़ाई शुरू हो गई थी। उन दोनों की लड़ाई की वजह से अर्थ को एक जोरदार धक्का लगता है और वह सामने से आ रही ख्वाहिश के साथ जैसे ही टकराने वाला था, उससे पहले ही रुद्राक्ष ने ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर अपने पीछे कर दिया और अर्थ जाकर सीधा जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है। उसके गिरते ही एक जोरदार चीख वहां गूंज गई थी। उसकी आवाज सुनकर सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। कृष्ण और ख्वाहिश को हंसी आ रही थी। रुद्राक्ष गुस्से से उन तीनों के तमाशे को देख रहा था। कबीर और आदित्य अर्थ की तरफ देखते हैं जो जमीन पे मुंह के बल गिरा हुआ था। वह जल्दी से अपनी लड़ाई रोककर अर्थ के पास जाते हैं और बोले, भाई तू ठीक तो है? कहीं तेरा मुंह तो नहीं टूट गया? अर्थ खड़ा होने की कोशिश कर रहा था पर वह नहीं हो पा रहा था क्योंकि कबीर और आदित्य का एक एक हाथ उसके दोनों कंधों पर था। अर्थ अपनी आंखें कस के बंद करके अपने दांत पीसते हुए बोला, अब अपना 2.5 किलो का हाथ मेरे ऊपर से हटाओ, तब जाकर मैं उठ पाऊंगा, या फिर तुम दोनों ने सोचा है कि आज मुझे तोड़कर ही मानोगे? उद्धरण चिन्ह। कबीर और आदित्य जल्दी से अपना हाथ हटा लेते हैं और अर्थ के हाथ को पकड़कर एक झटके से उसे खड़ा कर देते हैं। अर्थ की हालत ऐसे थी जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हो। वह ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। वह पूरी तरह से ढीला हो चुका था। आदित्य और कबीर उसे खड़ा करके छोड़ देते हैं। अर्थ जो खड़ा नहीं हो पा रहा था, बिना सहारे वो उल्टा गिर जाता है और सोफे पर ही गिरता है। उसका सिर नीचे था और उसके पैर ऊपर हो चुके थे। ख्वाहिश हैरानी से बोली, अरे बेचारे अर्थ भैया, कहीं मर ही ना जाए, उन्हें ठीक से बैठाओ। आदित्य और कबीर पीछे मुड़कर देखते हैं तो अर्थ सोफे पर उल्टा गिरा हुआ था। उसका सर जमीन को छू गया था। वह दोनों अपनी आंखें बड़ी करके बोले, अरे ये कब हुआ? वो दोनों जैसे ही अर्थ को छूने वाले थे, रुद्राक्ष अपनी कड़क आवाज में बोला, रुको। तो उन दोनों के आगे बढ़ाए हुए हाथ वहीं रुक जाते हैं। रुद्राक्ष उन दोनों को घूरते हुए अर्थ के हाथ को पकड़कर उसे सीधा बैठ देता है। अर्थ को चक्कर आने लगे थे। वह अपना सर दोनों हाथों से पकड़कर बोला, है भगवान, इन दोनों को नर्क में भी जगह मत देना। मेरे साथ क्या क्या खेल खेल रहे हैं? क्या मैं कोई टॉय हूँ? हरामी कमीने साले। रुद्राक्ष अर्थ को घूरते हुए बोला, शट योर माउथ। अर्थ, कृष्ण और स्वीट हार्ट दोनों यहाँ है। अर्थ अपना सिर की मसाज करते हुए बोला, सॉरी बहनों, सॉरी भाभियों, मैं भूल गया था कि आप लोग यहाँ पर है। कृष्णा को अभी भी हंसी आ रही थी। आदित्य उसे घूरते हुए बोला, बस बहुत हुआ, अब कोई मेरे भाई का मजाक नहीं उड़ाएगा। अर्थ उसे घूरते हुए बोला, बस अब ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ हंस रही है। तूने तो मुझे जान से मारने की कोशिश की है। उन लोगों की बहस फिर से शुरू हो गई थी। रुद्राक्ष का गुस्सा अब सर के ऊपर से जा रहा था। वह चला कर बोला, क्वाइट क्वाइट आई सेड। रुद्राक्ष की कड़क आवाज सुनकर सभी लोग एकदम से शांत हो गए थे। कुछ देर पहले जहां पर बहुत आवाज हो रही थी वह एरिया अब बिल्कुल शांत पड़ चुका था। रुद्राक्ष एक गहरी सांस लेकर बोला,
अब जब सारा तमाशा कर ही चुके हो तो जो शांति से थिएटर रूम में टीवी को लगा दो और बिना आवाज किए टीवी देखना। मुझे बिल्कुल शोर नहीं चाहिए, मेरा घर हमेशा की तरह शांत रहना चाहिए और तुम लोग जो मूवी में लगाऊंगा वही देखोगे, उसके अलावा और कुछ नहीं देख सकते, वरना मैं इस टीवी को अभी गोली से उड़ा दूंगा। उसकी बात सुनकर सब का मूड खराब हो गया था, पर सबने इस बात से कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि चलो वह लोग टीवी तो देख ही सकते हैं। कुछ ही देर में टीवी थिएटर रूम में लग चुका था। थिएटर रूम में लगभग 30 जितनी सीट थी और वह सब लोग आगे की सीट में बैठ चुके थे। वहां पर स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम भी हो चुका था। अर्थ और कबीर यह सब लेकर ही आए थे। रुद्राक्ष उस टीवी को अपने फोन से कनेक्ट कर रहा था। कृष्णा मुस्कुराते हुए बोली, वाह, आई थिंक जीजू जरूर कोई इंग्लिश मूवी लगाएंगे, इंटरेस्टिंग वाले। ख्वाहिश, अर्थ और कबीर, उन तीनों का मूड काफी खराब था। ख्वाहिश अपने मन में बोली, इंग्लिश भी लगा दे तो भी चलेगा, पर बस अपने जमाने की ना लगाए। वह मूवी स्टार्ट होती है और सब लोगों को जैसे खून की उल्टी ही होने वाली थी। वह मूवी को देखकर आदित्य एकदम से उल्टी वाला मुंह बनाकर बोला, भाई ये क्या दिखा रहे हो, यह क्या है, ये तो पापा के जमाने की मूवी है। ख्वाहिश चिढ़कर बोली, पापा के जमाने की नहीं आदित्य, यह आपके भाई के जमाने की ही मूवी है। आपके भाई इतने ही पुराने हैं, हमें तो पहले ही पता था कि यह जरूर कुछ अपने जैसा ही लगाएंगे। यह अनिल कपूर, हम क्या करेंगे मूवी देखकर, हमारे घर की सिचुएशन थोड़ी ऐसी है जो तू हमें यह मूवी देखकर मोटिवेट कर रहा है। अर्थ बोला, यार यह मूवी घर हो तो ऐसा। रुद्राक्ष अपनी जेब में हाथ डालकर तिरछी मुस्कान के साथ ख्वाहिश को देखकर बोला, अगर मूवी देखनी है तो यही देखा, अथरवाइज। इतना कहकर वह अपनी गन निकालकर टीवी के पास जो कॉफी टेबल था उस पर रख देता है। वह सब लोग मुंह बिगाड़कर उस मूवी को देखने लगते हैं। कबीर चीरते हुए बोला, क्या है ये ड्रामा यार, ये औरत अपनी बहू को इतना क्यों परेशान कर रही है, वह बेचारी तो कितनी भोली है। मूवी देखकर उसके ऊपर कमेंट्स भी दे रहे थे। रुद्राक्ष वहां से जा चुका था और उसने सबको साफ मना किया था कि कोई टीवी फिल्म चेंज नहीं करेगा। धीरे धीरे उन लोगों को इस फिल्म में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है और वह लोग हंसते हुए और बातें करते हुए उस मूवी को देखने लगते हैं। वो लोग ऐसे ही घर हो तो ऐसा। शाम के 6 बज गए थे। रुद्राक्ष के घर के बाहर 4 गाड़ियां आकर रुकती है। रुद्राक्ष इस वक्त अपने स्टडी रूम में था, पर उसे पता था कि कौन आया है। वह फिर भी उन लोगों को वेलकम करना जरूरी नहीं समझता था। रुद्राक्ष अपने लैपटॉप में अपने घर की सीसीटीवी देख रहा था। रंजीत जी अंदर आते हैं। उनके साथ करीब 4 वकील थे, एक पुलिस वाला, एक फीमेल पुलिस वुमन और उनके गार्ड्स थे। रंजीत जी वहां सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर आने में तुम्हें इतना डर लगता है कि तुम पुलिस, लॉयर्स, गार्ड्स को लेकर आए हो, पर यह डर मुझे पसंद है। रुद्राक्ष सिंह शेखावत से डरना जरूरी है, वरना क्या पता तुम्हारे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए। रुद्राक्ष की एक कड़क आवाज वहां पर गूंज जाती है। सभी लोग अपनी नजरें उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखते हैं जहां से रुद्राक्ष नीचे आ रहा था। उसने नॉर्मल कपड़े ही पहने हुए थे, ब्लैक शर्ट और ब्लैक पेंट। वह कुछ घंटे से काम कर रहा था जिस वजह से वह मेसी लग रहा था, पर उतना ही परफेक्ट भी वह इस वक्त बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। उन सब में जो फीमेल पुलिस थे वो एक टक रुद्राक्ष को देख रही थी। उसकी आंखों में रुद्राक्ष के लिए काफी भाव नजर आने लगे थे, पर रुद्राक्ष को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसे पता जरूर था, वह बस एक तिरछी मुस्कान के साथ उस फीमेल पुलिस की तरफ देखता है। वहीं रुक जाओ, इस घर में अपना कदम रखने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष की सर्द आवाज सुनकर एक बार फिर से सब लोग हैरान थे। रंजीत जी रुद्राक्ष को घूर रहे थे। रुद्राक्ष अपनी नजर उठाकर दरवाजे की तरह देखता है जहां पर सपना की खड़ी थी और उनके साथ आरुषि भी थी। रुद्राक्ष सपना जी को देखकर सर्द नजरों से बोला, अगर तुमने इस घर में कदम भी रखा तो मैं इस घर को जलाकर राख कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर तक आने की, मुझे तुम्हारी आहट भी नहीं पसंद है, निकालो मेरे घर से अभी के अभी। रुद्राक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह इतना गुस्से में आ चुका था कि उसकी गले की हाथों की नशें भी दिखने लगी थी। सपना जी अपनी आंसू भरी आंखों से अभी भी रुद्राक्ष को ही देख रही थी। ना ही उन्होंने कदम अंदर रखा था, ना ही वह वहां से जा रही थी। रुद्राक्ष अपने कदम सपना जी की तरफ बढ़ा देता है। रंजीत जी जल्दी से रुद्राक्ष की तरफ बढ़ते हैं, पर रुद्राक्ष सपना जी के पास उससे पहले ही किसी ने उसके हाथ को कस के पकड़ लिया था। रुद्राक्ष अपनी नजरें को घुमाकर लाल आंखों से पीछे की तरफ देखता है। ये ख्वाहिश थी। ख्वाहिश ने उसके हाथ को पकड़कर रोक लिया था। उसे ये तो नहीं पता था कि
रुद्राक्ष का रंजीत जी और सपना जी से क्या प्रॉब्लम है, पर उसे इतना जरूर पता था कि रुद्राक्ष को वह लोग बिल्कुल नहीं पसंद और उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। वह अपनी नम आंखों से अपना सर ना में हिलाकर बोली, नहीं प्लीज ये मत करिए, उन्हें अंदर आने दीजिए, आप गुस्सा मत करिए प्लीज, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। रुद्राक्ष उसकी हालत देखकर एक गहरी सांस लेता है और ख्वाहिश को अपने गले लगा लेता है। ख्वाहिश महसूस कर सकती थी कि रुद्राक्ष इस वक्त कितने गुस्से में है। ख्वाहिश धीरे धीरे उसके पीठ को सहलाने लगती है। रंजीत जी अपने हाथों की मुठियां कस के खड़े थे और रुद्राक्ष को घूर रहे थे। वहां पर इस वक्त सब लोग आ चुके थे। अर्थ बिना किसी भाव के आरुषि से बोला, आंटी को लेकर जा यहाँ से। आरुषि अर्थ को घूरते हुए बोली, क्यों जाओ माँ, है वो अपनी बच्ची को लेने आई है तो क्यों जाएं हम यहाँ से। अर्थ एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है और आरुषि के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर बाहर की तरफ ले जाते हुए बोला, आरुषि इस वक्त माहौल काफी सीरियस है और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, आंटी को लेकर जाओ यहाँ से। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि घर चली जाओ, बस कार में बैठो। रुद्राक्ष को और गुस्सा मत दिलाओ, वह ख्वाहिश को भेजने के लिए मान चुका है। अगर उसका दिमाग खराब हो गया तो वह ख्वाहिश को यहाँ से कहीं नहीं जाने देगा और ना ही तुम लोगों को कभी उससे मिलने देगा। सपना जी अपने आंसू पोंछ कर बोले, अर्थ सही कह रहा है आरुषि, मुझे समझकर ही रुद्राक्ष के सामने नहीं आना था, हम यहाँ से चलते हैं। आरुषि अर्थ के हाथ को अपने हाथ से झटक देती है और अर्थ को घूरते हुए सपना जी के साथ वापस कार में बैठ जाती है। अर्थ चीरकर बोला, है भगवान, क्या ये सारे तमाशा हमारे साथ ही होने हैं? दुनिया में और लोग भी है क्या? आपका फेवरेट हमेशा रुद्राक्ष ही रहेगा। इतना कहकर वह अंदर चला जाता है और अंदर का नजारा जैसे ही वह देखता है उसकी आंखों में हैरानी, गुस्से और डर के भाव दिखने लगे थे। वह जल्दी से अपने कदम रुद्राक्ष की तरफ बढ़ा देता है। एपिसोड 49 रुद्राक्ष से दूर होकर हम खुश क्यों नहीं है? ख्वाहिश और सूरज की शादी। रुद्राक्ष और ख्वाहिश का हॉल में ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर रंजीत जी ने अपने पीछे कर लिया था और रुद्राक्ष को घूर रहे थे। रुद्राक्ष भी रंजीत जी को जानलेवा नजरों से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखों से एक दूसरे को जलाकर राख कर देंगे। रंजीत की ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर बाहर की तरफ जाने लगते हैं तो रुद्राक्ष ख्वाहिश के दूसरे हाथ को पकड़कर एक झटके से अपने पास खींच लेता है। रंजीत जी अपने दांत पीसकर रुद्राक्ष से बोले, रुद्राक्ष ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम जानते हो तुम्हारा और ख्वाहिश का रिश्ता कैसा है? रुद्राक्ष गुस्से से मगर धीमी आवाज में बोला, हाँ मैं जानता हूँ मेरा और मेरी स्वीटहार्ट का रिश्ता कैसा है, बहुत प्यारा और बहुत ही रोमांटिक। ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रंजीत जी बोले, भूलो मत ख्वाहिश तुम्हारी स्टेप सिस्टर नहीं, स्वीटहार्ट का मुझसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा सिर्फ दिल का रिश्ता है। हमारा बस वही रिश्ता है जिस रिश्ते से हम साथ हैं, वो मेरी और कुछ नहीं लगती। और खबरदार अगर तुमने उस वर्ड को दोबारा अपनी जुबान से निकला तो। अर्थ जल्दी से रंजीत जी के सामने आकर बोला, अरे यार ससुर जी, आप क्यों अपने दामाद के पीछे पड़े हुए हैं? रंजीत जी अर्थ को के कॉलर को पकड़कर गुस्से से बोले, ससुर नहीं हूँ मैं तुम्हारा, मेरी बेटियों का नाम अपनी जुबान से लेना बंद कर दो तुम दोनों। अर्थ तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ये तो शादी के बाद पता चलेगा ना कि आपका दामाद कौन है। खैर कॉलर छोड़िए मेरा, वह तो आप मेरे होने वाले ससुर है, इसके लिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। रंजीत जी अर्थ के कॉलर को छोड़कर एक गहरी सांस लेकर ख्वाहिश से बोले, चलो बेटा, तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ख्वाहिश रुद्राक्ष की तरफ देखती है जो बिना किसी भाव की उसे ही देख रहा था। ख्वाहिश रुद्राक्ष के हाथ को अपने हाथ से हटाकर बोली, हम चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा, आप प्लीज गुस्सा मत करना। वह वहां से जाने लगती है पर रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया था, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वह पीछे मुड़कर रुद्राक्ष की तरफ देखती है, रुद्राक्ष से कस के अपने गले लगा लेता है और उसके माथे पर किस करके बोला, किसी और के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश बिल्कुल मत करना वरना तुम्हें पता है रुद्राक्ष सिंह शेखावत कभी धमकी नहीं देता। रुद्राक्ष की बात सुनकर ख्वाहिश अंदर तक कांप गई थी। वह कुछ बोलती नहीं, बस अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से जाने लगती है। रंजीत जी ख्वाहिश के हाथ को पकड़ लेते हैं और रुद्राक्ष को एक नज़र घूरने के बाद वहां से चले जाते हैं।
ख्वाहिश ने एक बार भी पीछे मुड़कर रुद्राक्ष को नहीं देखा था। रुद्राक्ष की नज़र बस उस पर ही जमी हुई थी, वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। ख्वाहिश जाकर रंजीत जी के साथ कार में बैठ जाती है। उसने अभी भी अपने नज़रें झुकाई हुई थी। कार स्टार्ट हो चुकी थी। ख्वाहिश अपनी नज़रें उठाकर धीरे से खिड़की से रुद्राक्ष को देखती है, पर वह देख पाती उससे पहले ही रंजीत जी ने उस गाड़ी के शीशे बंद कर दिए थे। ख्वाहिश ने रुद्राक्ष को ठीक से देखा नहीं था, उसे अपने दिल में दर्द होने लगा था। वह बहुत कोशिश कर रही थी, उसने पीछे मुड़कर भी देखा पर गाड़ी वहां से आगे निकल चुकी था, जिस वजह से उसे रुद्राक्ष की बस हल्की सी परछाई ही दिखी थी। ख्वाहिश अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर बोली, हमें क्यों तकलीफ हो रही है? हम तो वैसे भी चाहते थे आपसे से दूर हो जाए, हमें आपके साथ नहीं रहना था, तो हम जा रहे हैं। हमें तो खुश होना चाहिए, पर हम खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं? दूसरी तरफ रुद्राक्ष अभी भी गार्डन में खड़ा था। वो गुस्से से बोला, देखा तुम लोगों ने मैं स्वीटहार्ट को इसलिए उस रंजीत मल्होत्रा के साथ नहीं भेजना चाह रहा था। उसके साथ जाते ही स्वीटहार्ट ने मुझे एक नज़र मुड़कर देखा भी नहीं, और जब उसने देखने की कोशिश की तो उस रंजीत मल्होत्रा ने यहाँ से गाड़ियाँ आगे बढ़ा दी। मैंने पहले ही मना किया था, मुझे स्वीटहार्ट को वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। और रंजीत मल्होत्रा कितना मैनिपुलेटिव है वह सबको पता है, वह स्वीटहार्ट को मुझसे दूर कर देगा। वैसे भी स्वीटहार्ट बहुत भोली है, किसी की भी बातों में आ जाएगी, मैं यह नहीं होने दे सकता। रुद्राक्ष वहां से जाने लगता है तो कबीर और अर्थ दोनों ही उसके सामने आ जाते हैं और उसे रोकते हुए बोले, भाई ठंडे दिमाग से काम ले, इतनी जल्दी में फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है। ख्वाहिश भले ही भोली है पर बेवकूफ़ नहीं, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ वक्त के लिए उसे वहां रहने दे, वह तुझसे दूर रहेगी, तब जाकर उसे रियलाइज होगा कि वह तेरे बिना नहीं रह सकती। रुद्राक्ष उन दोनों घूरते हुए बोला, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम लोग मुझसे बातें करते हैं और ना मैं स्वीटहार्ट को खुद से दूर जाने देता। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह कहीं हमेशा के लिए मुझसे दूर ना हो जाए, जैसे उस रंजीत मल्होत्रा ने मुझसे मेरी माँ को छीन। वह आगे कुछ नहीं कहता, उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। आदित्य को इस वक्त रुद्राक्ष से बहुत डर लग रहा था, वो उससे दूर ही खड़ा था। कार में ख्वाहिश की आंखें अभी भी बंद थी। आरुषि और सपना जी को दूसरी कार में बिठाया गया था। कृष्ण ख्वाहिश की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ दी, आप ठीक तो है ना? ख्वाहिश उसके कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, हाँ हम ठीक हैं, हमें क्या हुआ है? कृष्ण उसके सर को सहलाकर बोली, हमें लग रहा है कि आप ठीक नहीं है। ख्वाहिश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, बस उसकी आंखों के सामने उसके और रुद्राक्ष के साथ बिताए हुए पल आ रहे थे। कृष्णा बोली, आपने हमें बताया क्यों नहीं इन सारे चीज़ों के बारे में? ख्वाहिश उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर बोली, बताना चाह रहे थे पर मौका ही नहीं मिला, और हम तुझे अकेले वहाँ नहीं छोड़ सकते थे, फिर तुम अकेली पड़ जाती ना, इसलिए हमने तुम्हें अपने साथ ले लिया। कृष्णा बोली, वैसे वो लोग बहुत अच्छे थे, हम अकेले वहाँ रहते ना तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। उसकी बात सुन के ख्वाहिश के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मल्होत्रा मेंशन। ख्वाहिश की कार मेंशन के बाहर आकर रुकती है। वो लोग बाहर निकलते हैं। ख्वाहिश देखती है कि यह घर बहुत बड़ा था, बिल्कुल रुद्राक्ष के घर की तरह, और उसके बाहर भी काफी गार्ड्स खड़े थे, पर ख्वाहिश के दिल में कुछ ज्यादा खुशी नहीं थी। आरुषि और सपना जी वही खड़ी थी। वो लोग पहले ही आ चुके थे। सपना जी और आरुषि की नज़र जैसे ही ख्वाहिश पर जाती है, वो दोनों कुछ पल ख्वाहिश को देखते रह जाती है। ख्वाहिश की कार मेंशन के बाहर आकर रुकती है। वो लोग बाहर निकलते हैं। ख्वाहिश देखती है कि यह घर बहुत बड़ा था, बिल्कुल रुद्राक्ष के घर की तरह, और उसके बाहर भी काफी गार्ड्स खड़े थे, पर ख्वाहिश के दिल में कुछ ज्यादा खुशी नहीं थी। आरुषि और सपना जी वही खड़ी थी। वह लोग पहले ही आ चुके थे। सपना जी और आरुषि की नज़र जैसे ही ख्वाहिश पर जाती है, वो दोनों कुछ पल ख्वाहिश को देखते रह जाती है। आरुषि सपना जी से बोली, वाह मम्मी, दीदी तो बहुत सुंदर है। सपना जी भी उसकी हमें हाँ मिलाकर बोली, हाँ आरुषि, ख्वाहिश तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अरुणा दीदी भी बहुत सुंदर थी। सपना की ख्वाहिश के पास जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, तुम बहुत सुंदर हो बेटा, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, पर अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे माँ कहकर ही बुलाओगी। ओके। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। सपना जी उसे अपने गले लगा लेती है। आरुषि भी ख्वाहिश से बोली, दीदी मैं आपकी छोटी बहन हूँ और मेरा नाम आरुषि है, आप मुझे आरुषि ही कहकर बुलाना। ओके।
ख्वाहिश उसकी बात सुनकर भी बस मुस्कुरा देती है। वो दोनों कृष्ण से भी मिलते हैं और फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। रंजीत जी ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर बोले, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। उनके साथ सपना जी, आरुषि और कृष्णा भी गए थे। रंजीत जी उस रूम का डोर ओपन करते हैं। वो रूम बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा था। उस रूम को पूरे वाइट और ब्लू कलर में डिजाइन किया गया था और वो काफी लग्जरियस था। ख्वाहिश की नज़र एक खाली वॉल पर जाती है जहाँ पर ख्वाहिश और अरुण जी के पहले के फोटो थे जब ख्वाहिश छोटी थी। ख्वाहिश फोटो को देखकर हैरानी से रंजीत जी की तरफ देखती है। रंजीत जी बोले, ये सारे फोटोग्राफर्स मुझे मुकुंदकी के घर से मिले तो मैं इसे यहाँ ले आया, अच्छे हैं ना। ख्वाहिश बस मुस्कुराकर अपना सर हमें हिला देती है। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। रंजीत जी उसे अपने गले लगाकर बोले, रो मत बेटा, अब तुम्हारे रोने के दिन गए। अब तुम हमेशा एक प्रिंसेस की तरह रहोगे जो तुम डिजर्व करती हो। वो ख्वाहिश के माथे पर किस कर लेते हैं। ख्वाहिश उन्हें अपने गले लगा लेती है। कुछ देर बाद वह लोग फ्रेश होकर खाना खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। हालांकि ख्वाहिश को नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर लेटी रुद्राक्ष के बारे में सोच रही थी। उसे अब रुद्राक्ष की बाहों में सोने की आदत जो पड़ चुकी थी। कृष्णा भी उसके साथ सोई हुई थी। लेट नाइट तक उसे नींद आ जाती है। दूसरी तरफ रुद्राक्ष अपने स्टडी रूम में था और काम कर रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी और वह बिना रुके उस सिगरेट के कश लिए जा रहा था। इस वक्त वहां कोई नहीं था जो रुद्राक्ष को रोक सके। रुद्राक्ष के एक हाथ में पेंसिल थी जिससे शायद वो कुछ ड्रॉ कर रहा था और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें अभी भी हल्की लाल थी। अगली सुबह मल्होत्रा मेंशन। सुबह के 10 बजे चुके थे। ख्वाहिश को रात को लेट सोने की वजह से वह सुबह भी लेट उठी थी। वह फ्रेश होकर जल्दी से नीचे जाती है। उसने इस वक्त वाइट क्रॉप टॉप शर्ट और नीचे वाइट कलर के जीन्स पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। इस वक्त लिविंग रूम में कोई नहीं था। ख्वाहिश को थोड़ा अजीब लगता है। वो इस वक्त किचन की तरफ जा रही थी तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ती है, एक्सक्यूज मी। ख्वाहिश जो आगे बढ़ रही थी उसके कदम एकदम से रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर अपने पीछे खड़े इंसान की तरफ देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो सामने वाला इंसान भी जब ख्वाहिश को देखता है तो वह थोड़ा हैरान रह जाता है पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ख्वाहिशों उसे घूरते हुए बोली, आप तो वही है ना जिसने उस दिन उस बेचारे टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी तोड़ दी थी एक्सीडेंट करके। सूरज अपनी जेब में हाथ डाले बिना किसी भाव के बोला, मैंने उसे उसके पैसे भी दे दिए थे। ख्वाहिश अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए बोली, हाँ तो अब ये बात बार बार क्यों गिनवा रहे हो। सूरज बोला, क्योंकि तुम बार बार पूछ रही हो। और तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। रंजीत अंकल कहाँ है। वह बोल ही रहा था कि उसे याद आता है कि रंजीत जी कल ख्वाहिश को लेने जाने वाले थे। सूरज अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम ख्वाहिश हो। ख्वाहिश मासूमियत से अपना सेह में हिला देती है। उसकी बात सुनकर अनजाने में ही सूरज के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। सूरज अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, इट्स सूरज दीवाना। ख्वाहिश कुछ देर उसके हाथ को देखती है। वो डे से ही अपना हाथ आगे बढ़ाने वाली थी। उसे याद आता है कि रुद्राक्ष ने सबसे दूर रहने को बोला है। वो अपने हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते, हमारा नाम ख्वाहिश गुप्ता है। सूरज अपने हाथ को देखता फिर अपना हाथ वापस से पीछे कर लेता है और बोला, गुप्ता नहीं मल्होत्रा। ख्वाहिश, मल्होत्रा हो तुम। ख्वाहिश बुरा सा मुंह बनाकर बोली, हमें अनजान लोगों से बातें करना नहीं अच्छा लगता। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। सूरज अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर बोला, स्ट्रेंज, पहली बार जब मिली तब मुझसे लड़ाई कर रही थी, यहाँ तक कि मेरे असिस्टेंट को भी सुना दिया। उस ड्राइवर के साथ अच्छे से बात कर रही थी और दूसरी मुलाकात पर मुझसे ये कह रही है कि अनजान लोगों से बात नहीं कर सकती, स्टूपिड। वो कुछ देर ख्वाहिश को देखता है और बिना किसी भाव के बोला, अच्छा हुआ कि तुम ही वह लड़की हो जैसे मेरी माँ ने मेरे लिए चुना है। वो हमेशा कहती थी कि लोगों की किस्मतें जुड़ी हुई है होती है। क्या तुम सच में मुझसे जुड़ी हुई हो। वैसे मैं ऐसी बातों पर विश्वास तो नहीं करता पर अब मन कर रहा है कि विश्वास कर लूं। वो कुछ देर ख्वाहिश को नज़र भर देखने के बाद ऊपर स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। हाँ, वो बहुत खुश था पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। स्टडी रूम। सूरज अंदर जाता है। रंजीत जी वहां पर कोई फाइल देख रहे थे। सूरज रंजीत जी के पास बैठते हुए बोला, काफी शातिर है आप, ख्वाहिश को वापस ले आए पर वो कहा थी यह मुझे अभी तक पता नहीं लगने दिया।
रंजीत जी बिना किसी भाव के बोला, सूरज मैं चाहता हूँ कि जिस दिन आरुषि और अनय की शादी है उसी दिन तुम्हारी और ख्वाहिश की शादी कर दी जाए, क्योंकि मैं अपनी बच्चियों की जिंदगी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। एपिसोड 50। झूठ नहीं स्वीटहार्ट, तुम्हारा दिल इस वक्त रोया हुआ लग रहा है स्वीटहार्ट। ख्वाहिश और सूरज की बात। सूरज अभी भी बिना किसी भाव के रंजीत जी के चेहरे को देख रहा था। रंजीत जी अपना एक आईब्रो चढ़ाकर बोले, जवाब दो सूरज, तुम ख्वाहिश से शादी करोगी ना? सूरज अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या आप कोई प्लान एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी को नीचा दिखाना चाह रहे हैं? ये डिसीजन इतना जल्दी क्यों? आई गेस आप नए नए बाप बने हैं। आई मीन आपको आपकी खोई हुई बेटी वापस मिली है, तो आपको नहीं लगता कि आपको कुछ वक्त उसके साथ रहना चाहिए, ना कि उसकी शादी कर देनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि ख्वाहिश में कोई कमी है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप जरूर कोई गेम प्ले कर रहे हैं। रंजीत जी तिरछी मुस्कान के साथ बोले, बहुत अच्छे से जानते हो तुम मुझे, शायद यही रीजन है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो और मैं अपनी बेटी को तुम्हें सौंपने से पहले जरा भी नहीं सोचूंगा। सूरज अपना सर नामे हिलाकर बोला, गलत गलत मिस्टर रंजीत मल्होत्रा, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मैं आपकी बहन का बेटा हूँ, आप मेरे मामा जी हैं, दैट्स इट। पर मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ, पर हाँ मैं आपको बहुत अच्छे से जानता जरूर हूँ। रंजीत जी आगे कुछ नहीं कहते और अपनी चेयर से जाने खड़े होके अपनी जेब में हाथ डालकर बिना किसी भाव के बोले, डिसीजन तुम्हारे ऊपर है, ना कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सोच लो, आज का दिन है तुम्हारे पास, रात को मुझे बता देना, क्योंकि आरुषि की शादी को बस 5 दिन रह गए हैं और 2 दिन बाद से फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं उसी दिन ख्वाहिश की शादी करने वाला हूं। अगर तुम अपनी मां के मन की इच्छा पूरा करना चाहते हो तो हाँ कह सकते हो, वरना रंजीत मल्होत्रा की बेटियों के लिए लड़कों की कमी नहीं है। इतना कहकर रंजीत जी स्टडी रूम से बाहर चले जाते हैं। सूरज के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, माँ क्या पूरी दुनिया में आपको ये घमंडी इंसान ही मिला था भाई बनाने के लिए? कैसा बाप है, क्या इसे सच में अपनी बेटी से कोई फीलिंग नहीं है? वो कुछ देर रंजीत जी को कोसने के बाद स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। वह थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि सामने से आ रहे इंसान से टकरा जाता है, पर वह सामने वाला इंसान गिरता उससे पहले ही सूरज ने उसे बचा लिया था। सूरज की नज़र ख्वाहिश के खूबसूरत और डरे हुए चेहरे के ऊपर जाती है। ख्वाहिश ने इस वक्त डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे लगा था जैसे वह गिर ही जाएगी। उसके हाथ में जो जूस का ग्लास था वह गिरकर टूट चुका था। सूरज केरी लंबे हाथ में ख्वाहिश की पतली सी कमर पर अच्छे से आ गई थी, पर फिर भी सूरज का हाथ काफी बच गया था। सूरज एकटक ख्वाहिश के चेहरे को देख रहा था। ख्वाहिश को जब दर्द महसूस नहीं होता तो अपनी आंखें खोल के सामने देखती है तो उसकी आंखें सूरज की काली गहरी आंखों से जाम मिलती है। ख्वाहिश काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी। वह सूरज को एकदम से खुद से दूर धक्का देकर बोली, हम ठीक हैं, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। वह पापा ने कहा था कि आप यहाँ पर अकेले हैं, आपने नाश्ता नहीं किया होगा तो हम आपको कुछ खाने को दे दे बस। ख्वाहिश बोलते बोलते अपने कदम धीरे धीरे पीछे ले रही थी। सूरज की नज़र ख्वाहिश के पीछे की तरफ जाती है। वह एकदम से ख्वाहिश का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। ख्वाहिश पूरी तरह से सूरज के सीने से टकरा गई थी। उसका नाक सूरज के सीने पर लगा था। वह अपना नाक सहलाते हुए बोली, बाप रे, आपका सीना है या पत्थर? हमारी नाक तोड़ दी और आपकी हिम्मत कैसे हुई हम ऐसे खींचने की? वह सूरज की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली। सूरज उसे अपनी आंखों से पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोला, कांच के टुकड़े हैं पीछे, तुम्हारे छोटे छोटे पैरों पर लग जाएगी तो फिर खुद ही पूरे घर में रोती फिरोगी। ख्वाहिश उन टुकड़ों को देखकर बोली, हाँ तो ठीक है, आपने हमारी मदद की उसके लिए थैंक यू। अब छोड़िए हमें। सूरज अपनी पकड़ उसके कमर पर और कस देता है और अपने हाथ से उसके बाल को उसके कान के पीछे करके बोला, तुम इतना एटीट्यूड किस बात का दे रही हो? हाँ सूरज, दीवान नाम है मेरा, मैं चाहूँ तो यूं चुटकियों में तुम्हें पा सकता हूँ। ख्वाहिश एकदम से उसे दूर धक्का देकर बोली, हाँ तो हमारा नाम भी ख्वाहिश गुप्ता है, ऐसे ही कोई हमें नहीं पा सकता और हम अब और किसी के नहीं होना चाहते। इतना कहकर ख्वाहिश वहां से चली जाती। सूरज जाती हुए ख्वाहिश को अपने इमोशनलेस आंखों से देख रहा था। ख्वाहिश का रूम। ख्वाहिश ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। वह आज कॉलेज नहीं गई थी। उसने एक का पर्पल कलर की ओवरसाइज टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके नीचे एक जीन्स। ओवरऑल वो बहुत प्यारी लग रही थी। वह अपने बालों का एक मैसी बन बना रही थी।
तभी कोई उसके डोर पर नोक करता है। ख्वाहिश मिरर में देखते हुए बोली, आ जाइए, दरवाजा खुला ही है। रंजीत जी अंदर आते हैं और ख्वाहिश के पास जाकर देखते हैं। ख्वाहिश रंजीत जी को देखकर एक मुस्कान के साथ बोली, क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? रंजीत की ख्वाहिश का इस सिर को सहलाकर बोले, ख्वाहिश बच्चा, आपके पापा आपसे कुछ मांगे तो आप वह चीज़ देंगे हमें? ख्वाहिश मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पापा, मांगे ना आप, जो चाहे वह हम आपको देंगे। रंजीत की उसके हाथ को पकड़कर उसे बेड पर बैठा देते हैं और उसके पास घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वह ख्वाहिश के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोले, तुम्हारी बुआ से मैंने एक वादा किया था कि उसके बेटे की शादी मैं तुमसे करवाऊंगा। तुम्हारी बुआ तो इस वक्त नहीं है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, पर अब वक्त आ गया है कि मैं उस वादे को निभाऊं। ख्वाहिश हैरानी से रंजीत जी को देख रही थी। वो रंजीत जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर अपने नज़र झुकाकर बोली, नहीं पापा, यह नहीं हो सकता, हम किसी और से शादी नहीं कर सकते। रंजीत जी के भाव थोड़े कठोर हो गए थे, पर वो खुद को शांत रखते हुए ख्वाहिश के पास बैठकर बोले, आज सुबह तुम उस लड़के से मिली थी, सूरज दीवान, वह तुम्हारी बुआ का बेटा है, उससे ही उन्होंने शादी तय की थी। वह लड़का बहुत अच्छा है, वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, मुझे पूरा भरोसा है। सूरज की परवरिश ज़्यादातर मैंने ही की है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस शादी के लिए मना ना करो, क्योंकि इससे तुम्हारे पापा की बेइज्जती होगी। अगर तुम सूरज से शादी करने के लिए मना कर दोगी तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? सब लोग ये सोचेंगे कि रंजीत मल्होत्रा अपनी जिस बेटी को 19 साल से ढूंढ रहा था, उसके मिलने के बाद उस लड़की ने रंजीत मल्होत्रा की बात ही नहीं मानी। उसने अपने बाप की पसंद के लड़के से शादी करने से मना कर दिया। ख्वाहिश की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह अपने मन में बोली, नहीं पापा, आप कुछ भी करने को कहिए, हम तैयार हैं, पर हम किसी और से शादी नहीं कर सकते। हम रुद्राक्ष के बच्चे को अपनी कोख में जगह देकर किसी और के नाम अपनी जिंदगी नहीं कर सकते। हमने रुद्राक्ष से कहा था कि हम वापस आएंगे और हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। वो अपने मन में इन्हीं सवालों से उलझी थी। रंजीत की ख्वाहिश के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोले, हमें पता है कि तुम इस शादी से क्यों मना कर रही हो। कहीं ना कहीं जरूर उस रुद्राक्ष ने तुम्हें अपनी बातों में फंसाया होगा, पर तुम फिक्र मत करो, सूरज को तुम्हारे पास्ट रिलेशनशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं रहेगा। तुम बस सूरज से शादी के लिए हाँ कह दो। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी मेरी इज्जत कभी सोसाइटी में उछलने नहीं देगी। इतना कहकर वह ख्वाहिश के माथे पर किस कर लेते हैं और बाहर जाते हुए बोले, 5 दिन बाद आरुषि की शादी है, उसी दिन मैं तुम्हारी और सूरज की भी शादी करना चाहता हूँ। सूरज ने अपनी तरफ से हाँ कह दिया है। तुम्हें मैं कल सुबह तक का वक्त दे रहा हूँ, कल मुझे तुम्हारा डिसीजन चाहिए और वह भी पॉजिटिव रिस्पांस। इतना कहकर मिस्टर रंजीत मल्होत्रा वहाँ से चले जाते हैं। ख्वाहिश को बहुत रोना आ रहा था, उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। घड़ी की तरफ देखती है और रेडी होने लगती है। शेखावत इंडस्ट्रीज सीईओ's कैबिन। रुद्राक्ष काफी गुस्से में लग रहा था। वह आज 7 बजे ही ऑफिस आ चुका था और आज उसने काफी लोगों पर गुस्सा किया था और 2 एम्प्लॉयज अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे। सिर्फ रुद्राक्ष के गुस्से की वजह से आदित्य राकेश जी दोनों बातें कर रहे थे। तभी उन्हें वहां पर श्री नजर आता है। राकेश जी श्री को अपनी तरफ बुलाते हैं। श्री अपना सर झुकाकर रिस्पेक्ट से बोला, यस सर। राकेश जी बोले, श्री तुम सच सच बताओ, क्या रुद्राक्ष और ख्वाहिश अलग हो गए हैं? श्री अपना सर झुकाकर बोला, आई एम सॉरी सर, पर मुझे कुछ पता नहीं है। आपको पता है ना सर, अपने पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करते। राकेश जी एक गहरी सांस लेकर खुद ही रुद्राक्ष के केबिन की तरफ चले जाते हैं। रुद्राक्ष के हाथ में इस वक्त सिगरेट थी और वह दूसरे हाथ से लैपटॉप यूज कर रहा था। राकेश जी अंदर आकर बोले, रुद्राक्ष सच सच बताओ, क्या तुम और ख्वाहिश अलग हो गए हो? रुद्राक्ष उस जलती हुई सिगरेट को अपनी मुट्ठी में भींच लेता है जिससे वह जल गया था, पर उसे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी लाल आंखों से राकेश जी को देख रहा था। वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके बोला, नहीं डैड, मुझे और मेरी स्वीटहार्ट को कोई अलग नहीं कर सकता। ये बात आपने कही है, अगर आपके अलावा कोई और कहता तो मैं उसे अभी के अभी जान से मार देता। वो इस वक्त बिल्कुल किसी साइको की तरह लग रहा था। राकेश जी जैसे ही कुछ कहने वाले रुद्राक्ष से अपना हाथ दिखाकर रोक देता है और अपनी चेयर से खड़ा होकर बोला, मुझे नहीं लगता डैड कि मैं इस वक्त किसी भी आर्गुमेंट के मूड में हूँ, प्लीज आप यहाँ से जाइए और श्री को अंदर भेज दीजिएगा। राकेश जी भी वहाँ से जाना सही समझते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर श्री आ जाता है। रुद्राक्ष बिना श्री को देखे कोल्ड वॉइस में बोला,
स्वीट हार्ट कहाँ है? क्या उसे यह रिमाइंड नहीं कराया गया कि उसे ऑफिस आना था? वो ऑफिस कैसे स्किप कर सकती है जबकि वह आज कॉलेज भी नहीं गई? मे आई कम इन सर? ख्वाहिश की प्यारी सी आवाज़ उस लग्जरियस केबिन में गूंज जाती है। यह आवाज़ सुनकर रुद्राक्ष ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे अपने दिल की धड़कन तेज होती हुई महसूस हो रही थी। श्री वहां से निकल गया था। रुद्राक्ष कोई जवाब नहीं देता तो ख्वाहिश खुद से ही अंदर आ जाती है। ख्वाहिश अपने केबिन की तरफ जाने लगती है कि रुद्राक्ष बिना उसे देख बोला, रुको स्वीटहार्ट। ख्वाहिश रुद्राक्ष को फेस नहीं करना चाहती थी। वह अपनी आंखें बंद करके अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है। रुद्राक्ष अपने कदम ख्वाहिश की तरफ बढ़ता है। वह ख्वाहिश को पीछे से गले लगाकर उसकी गर्दन पर सूंघते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पहले की तरह मुझसे डर रही हो? ये हेसिटेशन वापस आ गया है? मुझसे नजरें नहीं मिला रही हो क्यों? तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे खिलाफ आज ही भड़का दिया? ख्वाहिश रुद्राक्ष के हाथ को अपने पेट से हटाते हुए बोली, सर यह ऑफिस है, प्लीज आप ऐसे बिहेव मत करिए। रुद्राक्ष एक झटके से उसे अपने तरफ मोड़ देता है और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब करके बोला, रो रही थी स्वीटहार्ट? हाँ, किस में इतनी हिम्मत है मेरे सिवा जो मेरी स्वीटहार्ट को रुलाए? ख्वाहिश अपना नजरें झुका कर बोली, नहीं हम रो नहीं रहे थे। रुद्राक्ष उसके चेहरे को खुद की ओर करीब करता है जिससे उन दोनों के होंठ आपस में टच हो रहे थे। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखकर बोला, झूठ नहीं स्वीटहार्ट, झूठ नहीं। मैं तुम्हारी आंखों में देखकर पता लगा सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है और तुम्हारा दिल इस वक्त काफी रोया हुआ लग रहा है। तो बताओ क्या हुआ? ख्वाहिश अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, आपने सिगरेट पी है ना? ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्राक्ष पहले तो उसे घूरने लगता है पर फिर एकदम से उससे दूर हो जाता है।